जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके? बच्चों, आज की क्लास में जो मैं चैप्टर शुरू करने वाला हूँ ना, दैट इज कंपनी अकाउंट्स। मतलब आपका आप कह लो कि एक अलग मॉड्यूल ही है। पार्टनरशिप को पूरा अलग कर दो, कंपनी अकाउंट्स को बिल्कुल अलग कर दो, और तीसरी बुक तो बिल्कुल अलग ही अलग है। तो मीन्स आपके पास 3 वॉल्यूम है। ये हम शुरू में ही बातें कर चुके हैं। आज हम अपने वॉल्यूम नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। भैया, हमने देखा कि इसमें 3 चैप्टर है। कौन-कौन से चैप्टर है, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहला चैप्टर है आपका कंपनी अकाउंट्स में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सबसे पहला है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तीसरा क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। मैं यूं कह सकता हूं कि पहला वाला पूरा शेयर कैपिटल को लेकर है, और बाकी सेकंड और थर्ड चैप्टर डिवेंचर्स को लेकर है। अब देखो, सारी बातें धीरे धीरे आएंगी। पता है, आपके दिमाग में कुछ चीजें शायद पहले से सेट हो, कुछ चीजें आप नहीं सीखोगे। आपको बस पता है क्या करना है, इस चैप्टर को पढ़ते समय थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और बाकी मैं आपको ना इस चैप्टर का एक सबसे मेन पॉइंट बताता हूँ। देखो, पार्टनरशिप में ना प्रैक्टिकल बताने के लिए सिर्फ मेरे पास एग्जांपल्स थे कि भैया प्रैक्टिकल लाइफ में आप अकाउंटिंग में ये करोगे, ये करोगे। इसमें कंपनी अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल लाइफ तो इसमें दे ही रखी है ऑलरेडी, क्योंकि इसको पूरा एज पर शेड्यूल 3 ही बनाया हुआ है। क्या होता है शेड्यूल 3 वो मैं बताऊंगा। बट आपको ना कुछ मैं मार्केट की हिंट्स भी दूंगा। मार्केट यानी कि यार, आपने ना स्टॉक मार्केट का नाम बहुत सुना होगा अपनी लाइफ में। अभी तक नहीं सुना तो आपने 2 मूवीज आ चुकी है, हर्षद मेहता स्कैम आया था, और दूसरा एक और था शायद बिग बुल करके। ये ऐसी मूवीज है जो शायद आपको देखनी चाहिए। हर्षद मेहता तो मैं कहता हूँ देख ही लेना, अगर आज आपने नहीं देखी है आज तक, तो आज या कल में उसको देख लेना, आपको शायद थोड़ा इंटरेस्ट भी आए उसमें। मूवी भी अच्छी है नो डाउट, और आपको समझ भी आएगा कि क्या क्या होता है। अब है क्या कि भैया, क्या हम स्टॉक मार्केट पढ़ने वाले हैं या शेयर मार्केट पढ़ने वाले हैं? नहीं बच्चों, हम वो पूरा नहीं पढ़ने वाले। बट मैं उसका ना थोड़ा सा जस्ट आपको देने की कोशिश जरूर करूंगा कि भैया प्रैक्टिकली होता क्या है। अपने को पता क्या करना है, उस शेयर मार्केट से कंपनी की अकाउंटिंग करनी है। मतलब मैं कंपनी हूं, शेयर मार्केट से मेरा पैसा आ रहा है, मींस कैपिटल आ रही है, मुझे इसकी वो करनी है अकाउंटिंग। बट आपको ना सच में पूरा सिनेरियो पता होना चाहिए। देखो, अगर एक डॉक्टर सिर्फ ये पैरासीटामोल लिख सकता है ना, और उसे पता ही नहीं कि डायग्नोसिस करने के लिए क्या क्या इसकी बॉडी में चेक करना है, तो फिर वो अच्छा डॉक्टर नहीं होगा। आप भी ये बात मानते हैं, वो तो फिर केमिस्ट वाला ही है। तो सिंपल बात समझो कि आपको ना एज अ अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल, सारा सिनेरियो पता होना चाहिए कि भैया इस चीज में मैं ये करूंगा, इस चीज में मैं ये करूंगी, ये सारा पता होना चाहिए। सबसे पहले आप मेरे संग हेडिंग बना लीजिए, कंपनी अकाउंट्स। भैया एक चीज तो तय है, देख के ही पता चल रहा होगा कि वहां पर पार्टनरशिप अकाउंटिंग थी सारी वॉल्यूम 1 में। यहाँ सारी कंपनी अकाउंट्स है। भैया कंपनी अकाउंट्स तो हम कर लेंगे, अकाउंट से हमारा नाता जुड़ चुका है, हम अच्छे से कर भी लेते हैं। आप तो बस ये बताओ कि पहले कंपनी क्या है। कि भैया आपने पार्टनरशिप बताया था, सेक्शन भी बताया था उसका, वो भी बताया था कि कौन सा एक्ट चलता है। आप ये तो बताओ कि कंपनी क्या चीज है। मैंने कहा मुझे बस 1 मिनट दो। आप इसके नीचे सबसे पहले डालोगे कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट 1। और यहां मैं लिखवा रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो, आज की क्लास में आई विल ट्राई कि मैं आपको बस 3 कॉन्सेप्ट करूं, क्योंकि बताने को बहुत कुछ है और आपको समझने के लिए बहुत कुछ है। तो इसीलिए आज 3 कॉन्सेप्ट हो जाए, 2 हो जाए, मैं संतुष्ट होना चाहिए और आपको समझ आना चाहिए। खत्म करनी। मेरी संतुष्टि किस पे डिपेंड करता है? मेरे सेटिस्फेक्शन आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है पूरा पूरा। तो ये बात आप याद रखना अच्छे से। चलो भैया, सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि कंपनी होती क्या है। भैया हमें उतारना है, ये द आंसर इज नो। जब मैं उतारने के लिए बोलूं तब आप मेरे संग संग उतारना शुरू कर देना। भैया कंपनी होती क्या है? भैया हमने सोल प्रोप्राइटर देखा, उसकी अकाउंटिंग अलग थी। हमने भैया आपके कहने पर पार्टनरशिप पढ़ा क्लास 12th में, उसकी अकाउंटिंग अलग है। अब आप कह रहे हो हम कंपनी पढ़ेंगे और उसकी अकाउंटिंग अलग होगी। भैया ऐसे हम कैसे सरवाइव करेंगे? मैंने कहा बच्चों, आपको मैं एक बात बताऊं, आगे जैसे आप जाओगे, ये तो कंपनी अकाउंटिंग एज पर एएस है। एएस आप जानते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा जब आप प्रोफेशनल बनेंगे ना, और जो चैप्टर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं बताऊं तो उसकी बैलेंस शीट भी टेक्निकली गलत बनती है। बिकॉज इंडिया में लिस्टेड कंपनी जो होती है, उसकी बैलेंस शीट इंडियस के हिसाब से बनती है। इंडियस यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। भैया फिर आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है लिस्टेड क्या है, इंडियस क्या है, हमें कुछ नहीं पता। मैंने कहा अरे सुन तो सकते हो, सुन तो सकते हो। अगर ये इंपॉर्टेंट होता तो मैं लिख के देता। जितनी भी नॉलेज पॉइंट ऑफ बात होगी ना, मैं आपको देखो 2 चीजें बताता हूँ। इस चैप्टर को ना 2 बेसिस पे मैं बांट रहा हूँ, एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू और एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो आपका सिलेबस है। मैं आपको दोनों ही कवर करा के दूंगा। बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू वाला क्या होगा मैं बता दूंगा, उस पर ज्यादा जोर नहीं मारूंगा। बस मैं आपको एक जस्ट दे दूंगा कि भैया ऐसा ऐसा है। ठीक है, ये डील डन रही है हमारी की पूरी, दोनों हम दोनों की। चलो, अब अगर इसके बाद मैं समझाने की कोशिश करूं कि कंपनी है क्या, तो आप मेरी बात एक ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो ये नाम आपने सुना होगा, जियो। बेटा मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा, जियो। मान लो ये जियो एलएलपी थी, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप थी। भैया आज इसको आप अगर इसका नाम सर्च करोगे तो वो है शायद जियो इन्फोकॉम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्फोकॉम इफ आई एम नॉट रॉन्ग लिमिटेड, जियो इन्फोकॉम लिमिटेड या फिर रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड होगा, वैसे यही है शायद रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, ये पूरा इसका नाम है। भैया आप कह रहे हो ये एलएलपी है, आप कह रहे हो ये कंपनी है। भैया आप हमें यही तो बताओ कि ऐसे क्या जरूरत आ पड़ी कि भैया हम एलएलपीस को, पार्टनरशिप को, सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनीज पे लाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। भैया इंडिया में ना आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भैया बहुत सारे ऑप्शंस, मैं टाइप्स ऑफ बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मोड्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि आप बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। पहला, सोल प्रोप्राइटरशिप। नॉर्मल आपके घरों के नीचे जो दुकानें खुली हुई हैं बनियाओं की, कपड़े वपड़ों की, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। उन्होंने ज्यादा कंपनी वंपनी कहीं रजिस्टर्ड नहीं करा रखी, वो सोल प्रोप्राइटर बन के रहते हैं। भैया उसके बाद आता है पार्टनरशिप बना लेते हैं, पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं कुछ लोग, कुछ लोग एलएलपी बना लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपके लिए एक ही मान के चलो। भैया अब मान लो कि आपका बिजनेस ना थोड़ा पीक पे था, अच्छा चल रहा था। अब आप क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी बना सकते हो। अब भैया हर कंपनी जो बनाएगी क्या वो इस चैप्टर में आएगी? द आंसर इज वेरी बिग नो। नहीं, मैं कंपनी को भी ना आगे जाकर दो हिस्सों में बांटूंगा, दैट इज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। बेटा इसमें जितनी भी कंपनी एंटर करती है ना, वो पब्लिक या फिर यूं कह लो लिस्टेड कंपनी एंटर करती है, वो आपको आगे जाके समझ आएगा। अभी के लिए मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, कंपनी मतलब कि पार्टनरशिप को कंपनी में क्या क्यों कन्वर्ट करा जाता है, तो आप मान लो कि भैया हुआ क्या, हमें ना अब कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मींस रिलायंस जियो जब शुरू में आया तो उन्होंने थोड़ा सा मार्केट कैप्चर करा, बट अब उन्होंने पूरे इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर रखा है। और मेरा ये मानना है, पर्सनली मानना है कि अगले 2-4 सालों में रिलायंस जियो, मुझे लगता है पूरे इंडिया को छोड़ो पूरे वर्ल्ड को कैप्चर ना कर जाए। इंडिया का तो मुझे लगता है कि जितनी भी बिग बिग मर्चेंट है ना इस टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, लाइक मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस, ओ सॉरी एयरटेल की, वोडाफोन आइडिया की, मुझे लगता है ये सब भी आपस में मर्ज हो जाएंगे। मींस जो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया है ना, वी वो भी मर्ज हो जाएगा, तब इन्हें जियो से कंपटीशन करने का मौका मिल सकता है। क्योंकि बस आप मानो कि रिलायंस जियो है ना, इसका मार्केट कैप्चर बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। शुरू में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। अगर मैं आपको एक छोटी सी लाइन बताऊं ना, सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुकेश अंबानी जी ने जो इनकी फर्स्ट एजीएम हुई थी, यानी कि मीटिंग हुई थी कंपनी की, उसमें ही आश्वासन दे दिया था कि जितने भी ये प्लेयर्स है ना मार्केट में, अगर इन्हें रिलायंस जियो से सर्वाइव करना है, लड़ना है, तो ये आपस में मर्ज हो जाए, मींस मिल के काम करें। और वही हुआ कुछ सालों के बाद, देखो वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गई। अब भारतीय एयरटेल अभी भी बचा हुआ है नो डाउट, बट मुझे लगता है वो भी कोलैप्स करवा देंगे ये लोग। भैया ये तो हुई नॉलेज की बात, आप हमें ये बताओ कि कंपनी क्यों बनवा रहे हो। अब सुनना, भैया मार्केट कैप्चर करने के लिए रिलायंस जियो को हजारों करोड़ की जरूरत थी। भैया तो क्या हुआ, वो अपने पापा से ले लेंगी, मुकेश अंबानी से ले लेगी, मीन्स अपना जो भी सीईओ है, ऑनर है, उनसे ले लेगी पैसे। भैया ऐसा नहीं होता। कोई भी इन्वेस्टर ना सारा पैसा अपना नहीं डालता मार्केट में, वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट ढूंढता है। वो इन्वेस्टमेंट ढूंढता है, मैं कल को कुछ खोलने जाऊंगा तो मैं इन्वेस्टमेंट ढूंढूंगा कि भैया सारा पैसा मैं ही लगा दूंगा तो रिस्क उसमें सारा मेरा होगा, तो मैं परफॉर्म अच्छा ना कर पाऊं, मेरे पर प्रेशर आ जाएंगे। तो इसीलिए हो क्या सकता है कि मैं जाऊंगा मार्केट में पैसा उठा के लाऊंगा। भैया मार्केट में आपको पैसा क्यों देंगे बेटा, मैं उनको या तो इंटरेस्ट दूंगा या फिर अपने बिजनेस का प्रॉफिट दूंगा, इसीलिए मुझे वो देंगे पैसा। अब यहाँ पर बात करते हैं रिलायंस जियो की। रिलायंस जियो ने ये बोला कि हम अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, और कंपनी में कन्वर्ट करने के बाद हम पब्लिक से पैसा मांगेंगे। भैया अजीब बात कर रहे हो। मैंने कहा क्यों क्यों भैया, पब्लिक क्यों देगी पैसा? मैंने कहा देगी पब्लिक, पब्लिक भी पैसा देगी, अरे मरती है पब्लिक पैसा देने के लिए। आपको यही चीज तो समझाने आया हूं मैं, पब्लिक मरती है पैसा देने के लिए। जिनके पास पैसा है ना वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मरते हैं। मैं इस बात को भी एक अपने एग्जांपल से समझाऊंगा, बट अभी एक समझ लो कि मान लो इतना बड़ा मेरे को पैसा चाहिए था, 1000 करोड़ रुपए, तो मुझे कहीं से नहीं मिल रहे थे, कोई बैंक नहीं दे रहा था, और मुझे क्या चाहिए था, मुझे बैंक में इंटरेस्ट नहीं पे करना था, मुझे इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। मैं चाहता था कि भैया मैं ना अपनी कंपनी की कुछ शेयर होल्डिंग, कुछ ओनरशिप, कुछ हिस्सा, मालिकाना हिस्सा पब्लिक को इश्यू कर देता हूं। मींस भैया आप ये कहना चाहते हो कि अगर हम जाकर रिलायंस जियो में इन्वेस्ट कर दें एज अ ऑनर, एज अ ऑनर कैसे इन्वेस्ट किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा, तो आप रिलायंस जियो के मालिक बन सकते हैं। भैया हमें तो पूरा बनना है बेटा, उनका मार्केट कैप्चर तो बड़ा है ही है, उनका कैपिटल सेगमेंट भी बहुत बड़ा है, मींस हजारों करोड़ों में होगा। तो इसीलिए उसका मालिक बन पाना ऐसा नहीं है कि 1 रुपए का 2 रुपए से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अब एक बात समझो, अगर आप अपनी बुक में देखोगे ना,
तो वहां पर एक टेक्निकल लैंग्वेज दे रखी है कि कंपनी के लिए, कि भैया कंपनी क्या है, उन्होंने टेक्निकल लैंग्वेज दी और उसी को वहां पर लिख दिया। मैं भी पहले वही लिखता हूँ और फिर मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश करूंगा। देखो भैया, इतना मैं अगर, एक मिनट, अगर इतना मैं आपसे बोलूं कि कंपनी का क्या मतलब है, तो भैया मान लीजिए आपका बिजनेस बहुत वेल फर्विश चलने वाला है, मतलब अभी आप पार्टनरशिप पे हो, अभी आप उस पे हो सोल प्रोप्राइटरशिप पे, तो आपको कंपनी में चले जाना चाहिए, आपको कंपनी में चले जाना चाहिए ताकि आपको कुछ बेनिफिट्स में मिल सके। भैया इंडियन गवर्नमेंट भी कंपनीज को कई बेनिफिट्स देती है। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो, जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, मतलब टैक्सेशन से मेरा मतलब ये मत बोलना अलग अलग है। डायरेक्ट टैक्सेशन, आईडीटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन यानी कि जीएसटी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ रिलीफ्स होती हैं। भैया बैंक्स भी ज्यादा रिलाई करती है कंपनीज के ऊपर, तो ये अपना अपना कंप्लायंसेस की बात है। जैसे जैसे आपका माइंड बड़ा होगा ना, आप समझोगे कि यार मान लो कि मेरे पास कोई आइडिया है, अब उस आइडिया को मैं सिर्फ जाके मार्केट में ऐसे शो नहीं कर सकता। पहले मैं सोचूंगा कि पहले मैं इसमें कंपनी रजिस्टर्ड कराता हूँ। भैया कंपनी रजिस्टर्ड कराना बहुत ईजी है क्या? आंसर इज बहुत ईजी है। ईजी है, कंपनी रजिस्टर्ड कराना ईजी है, लिस्टेड कराना मुश्किल है। भैया फ्री लिस्टेड, मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन ना लो। मैं आया हूँ तो बता के ही जाऊंगा, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आया हूँ मजे लेने के लिए, 1 घंटे का कोई कंटेंट डालना था डाल के चल जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं करता और मैं भी नहीं करूंगा, टेंशन ना लें। अब मैं आपको पहले ना यहाँ पर डेफिनेशन लिखवाता हूँ, बस एक जस्ट दे दिया। कंपनी मींस यार अगर आपका बिजनेस अब बहुत बड़ा होने वाला है या बहुत बड़ा है ऑलरेडी, तो अब आपको कंपनी में चले जाना चाहिए। कंपनी में क्या से होता है, क्या होता है, वो सारी चीज आप सीखोगे धीरे धीरे कर कर। भैया याद रखना, कंपनी यहाँ से शुरू होती है, भाई कहाँ तक जितनी प्रोफेशनल पढ़ाई कर लो, कंपनी की अकाउंटिंग ही सीखते रहते हो आप लोग, उसके कंप्लायंसेस एएस के हिसाब से, इंडेस के हिसाब से। तो इतना छोटा टॉपिक नहीं है ये, पार्टनरशिप बहुत छोटा टॉपिक है। मैं देखता हूँ ऑन एन एवरेज मोस्टली सेम ही रहता है। ठीक है, कंपनी की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं मेरे संग, तो आप लिखेंगे सबसे पहले सेक्शन टू सबसेक्शन 20। कंपनी के लिए उन्होंने बताया कि कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट। भैया डाउट आ रहा है? मैंने कहा चुप करो तुम लोग, कोई डाउट नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे भी पता है आपके डाउट्स कहाँ होंगे, मैं आपको अपने आप बताऊंगा, सुनो मेरी बात। भैया कंपनी मींस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट का क्या मतलब है? बच्चों अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, तो मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप के प्रोविजन को गवर्न करता है। बेटा कंपनीज एक्ट के लिए आज की डेट पर यानी कि 2022 तक कौन प्रिवेल कर रहा है, कौन इसको देख रहा है? तो कंपनीज एक्ट, ये नाम अच्छे से याद रखना, जहन में होना चाहिए, 2013। कंपनीज एक्ट 2013 मींस अगर आपको कंपनी बनानी है, तो आज आप जाओगे, कहां जाओगे? आरओसी के पास, वो भी मैं सब लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो। आप जाओगे किसी ऑफिस में जाओगे, मींस जहां कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, और वहां पर जाकर आप किस एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अपना नाम रजिस्टर्ड कराओगे। कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, आप वो करोगे और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, आपका नाम आ जाएगा कंपनी का। भैया यहाँ पर लिखा हुआ है और एनी प्रीवियस एक्ट। बच्चों देखो, ऐसा तो नहीं है कि दुनिया 2013 से स्टार्ट हुई है। भैया इतनी पुरानी पुरानी कंपनियां हैं, टाटा, रिलायंस, अडानी, ये इतनी पुरानी पुरानी कंपनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि 2013 के बाद ही रजिस्टर्ड हुई है। तो ये पहले से भी रजिस्टर्ड थी। तो ये पहले से पता है किस एक्ट में रजिस्टर्ड होगी? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956। भैया इससे भी पुराना कोई एक्ट था कि द आंसर इज 18 का भी कोई एक्ट था, बट आपको 1956 इतना तो याद रखना चाहिए कि दो कंपनीज एक्ट बहुत प्रिवेल करते हैं। कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013। बेटा कंपनीज एक्ट 1956 को नीचे बैठा दो, क्योंकि वो सिर्फ यहां पर है और अब कहीं भी नहीं है, क्योंकि उसको पूरा चेंज कर कर कंपनीज एक्ट 2013 बना दिया गया है। अरे करते नहीं है बाइक को मॉडिफाई, मतलब वो स्प्लेंडर लाया कोई बंदा खरीद के और वो पूरा क्या कर देता, बुलेट बना देता। तो यार लोग ये मान लो कि जो स्प्लेंडर है वो 1956 है, वो बुलेट बन चुकी है, तो बुलेट में मर्जर हो चुका है उसका, तो आप बुलेट पे ध्यान दोगे, बस ये यहाँ डेफिनेशन के लिए लिखवाया है मैंने। तो भैया अब आप ये बताने वाले हो हमें कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे लेंगे? द आंसर इज वेरी बिग नो। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि वो है भी नहीं सिलेबस में। और याद रखना नालायक, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज इज अ वेरी बिग टॉपिक, बहुत वास्ट टॉपिक और काफी लेंथी और थ्योरेटिकल और बोरिंग टॉपिक है। कुछ नहीं यार, कंप्लायंसेस पढ़ते जाने हैं, मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। भैया तो अब आप क्या बता रहे हो, आप ये बताओ। मैंने कहा अब मैं आपके अंदर ना थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना चाहता हूँ और आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, उसके उसके थ्रू बताऊंगा सारी बातें। एक बात समझ पाए या नहीं पाए? भैया रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
1000 करोड़ रुपए मांग रही है, किससे? पब्लिक से। आपके मन में यही डाउट होगा कि पब्लिक देगी क्यों और पब्लिक से वो मांग कैसे सकती है? मींस कि क्या मुकेश अंबानी हर किसी को कॉल कर रहे होगे, हाँ जी रमेश जी, जी मेरी ये कंपनी रिलायंस जियो, मैं मुकेश अंबानी बोल रहा हूँ, मुझे 1000 करोड़ की जरूरत थी, सबसे पहले रिसीवर नीचे। भैया कौन उठाएगा उसका फोन अगर वो ऐसे मांगने लगेगा? तो ऐसे नहीं मांगा जाता। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो जाता है कि भैया आपको शेयर भी नहीं मिलेंगे और जो आप शेयर सोच रहे हो ना कि आसानी से मिल जाएगा, वो आसानी से नहीं मिलेगा। आगे जाके तो आप ये कहोगे कि भैया आपने फर्स्ट क्लास में हमें बताया था, हमें लग रहा था कि शेयर मिलेगा कैसे, हम लेंगे क्यों? अब ऐसा लग रहा है कि मिलेगा कैसे। और यही चीज मैं कह रहा हूँ कि इतनी मार्केट में डिमांड और सप्लाई हो जाती है ना कि जो 100 रुपए का मिल रहा होता है ना, जो शेयर मीन्स में कैपिटल कह रहा हूँ, आप समझ लो, वो 1 लाख रुपए तक का हो जाता है। मैं अभी बताऊंगा सारी बातें। अभी के लिए अब आप एक एग्जांपल पकड़ेंगे मेरे संग और उसके ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे। भाई आपने एक वेंचर का नाम तो सुना ही होगा, पीसीसी। अब हुआ क्या, मेरे मन में ना बहुत जिज्ञासा थी कि यार मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ अपने लोकल एरिया में। अब मेरा मन है कि मैं पूरा इंडिया कैप्चर करूं और ये मेरा मन और मेरा एम है कि मैं पूरा इंडिया कैप्चर करूं और मैं बहुत ही अच्छे एजुकेशन दूं, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे मैं बहुत ही अच्छे एजुकेशन दूं। ये मेरा एक सपना है। इसी सपने को मैंने क्या करा कि अब 2 साल तो चलाया मैंने। अब मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना, कि मैं पीसीसी से मैंने अब हुआ क्या, मुझे चाहिए था फंड। अब फंड कितना चाहिए था वो मैं लिखता हूँ। मान लो छोटा मांगता हूँ, मुझे फंड चाहिए था रुपीस, मान लो 10 CR। 10 CR मुझे फंड चाहिए था। अब इस 10 CR के फंड के लिए मेरे पास, आप कहोगे कि भैया बहुत ऑप्शन है, आप अपनी सेविंग लगा दो, भैया आप अपने मम्मी पापा से मांग लो, भैया आप बैंक से लोन ले लो। मैं कहता हूं नहीं, मुझे ये छोटे मोटे काम नहीं करने। मैंने किसी सीए को अपॉइंट करा। मैंने क्या करा, किसी सीए को अपॉइंट करा और मैंने पूछा कि भैया मेरा ये सपना है कि पीसीसी कोचिंग या फिर पीसीसी कोचिंग या फिर पीसीसी इंस्टीट्यूट जो भी कह लो, आपको मुझे क्या करना है, पूरा मार्केट कैप्चर करना है और उसके लिए मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? मैंने सीए को अपनी सारी चीजें बताई। उसने बोला कि सबसे पहले तो आप जाओ और आप अपनी कंपनी को, आप अपने इस वेंचर को, आप अपने इस इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन करा लो। मैंने कहा कहाँ रजिस्ट्रेशन कराऊं? तो उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनी करा लो आप। मैंने बोला यार रजिस्ट्रेशन होता कैसे होगा? रजिस्ट्रेशन होता कैसे है? तो उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या करोगे, किसके पास जाओगे? आरओसी के पास। ये सारे डेफिनेशन में नीचे अलग से लिखवाऊंगा, अभी समझो। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाओ, उन्हें बोलो कि भैया मेरा ना एक वेंचर है जिसका नाम है पीसीसी। ठीक है, मुझे एक कंपनी खोलनी है पीसीसी एंड कंपनी, क्योंकि मैं एक कंपनी बनना चाहता हूं और मुझे पैसा भी चाहिए। तो वो बोलेगा पैसे वैसे से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आप मेरी कुछ फीस वीस भर दो, कुछ मैं आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता हूं वो डॉक्यूमेंट्स दे दो, आप मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दो और आप अपनी अपनी चीज, आप अपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन करा लो, आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लो। अब पता है ये पीसीसी नहीं रहा, ये बन गया पीसीसी एंड कंपनी। ये नाम आ गया, इसका क्या आ गया, पीसीसी एंड कंपनी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। या फिर मैं पता क्या कहता हूँ, यार हटाओ ना इसे, पीसीसी एंड कंपनी से कंफ्यूज मत हो, इसे लिखो पीसीसी लिमिटेड। वाह, पीसीसी लिमिटेड। ये कौन सी कंपनी बन गई? पीसीसी लिमिटेड। सुनना चाह रहे हैं, यहाँ पर कैचिंग पॉइंट्स पे आएंगे बहुत सारे। बाद में आप लोग कहोगे अरे यार ये बताया था बट हमने ही नहीं सुना। तो प्लीज जरा फोकस करके सुन लो। ओके, पीसीसी लिमिटेड बना। अब हुआ क्या, मैंने बोला कि भैया देख सीए बाबू, मैंने तेरे कहने पर रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब 10 करोड़ रुपए दिला दे कहीं से। मैं बोला आप कैसी पागलों वाली बात करते हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, क्या आपको ये नहीं पता कि क्लास 12th में ये प्रोसीजर आपको पढ़ लेना चाहिए कि भैया मैं नहीं दिलाऊंगा पैसे। मैंने कहा कौन देगा? उन्होंने कहा पब्लिक से पैसा मांगो। अब हुआ क्या, पीसीसी लिमिटेड का मैं ऑनर था। मैं चला गया पब्लिक के पास और मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं हर किसी घर के बाहर जाकर, मतलब हर किसी बंदे से पैसा मांगने लगा। ये मैं गया 2 बंदों के घर पे और मैंने कहा भैया मेरे सीए ने कहा है कि मेरी कंपनी है पीसीसी लिमिटेड। मैंने उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सब कुछ दिखाया। मैंने कहा मेरे को पैसा दे दो। उन्होंने मुझे बहुत मारा बच्चों, उन्होंने मुझे बहुत मारा और ऐसा मार दिया कि कुछ दिन तो मैं क्लास भी नहीं ले पाया था। बट फिर भी मैंने सर्वाइव करा और मैं वापस इस सीए के पास गया। मैंने कहा कि तू पिटवाने वाले काम क्यों कर रहा है? मैं पब्लिक के पास गया, उन्होंने पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा यार तू कैसा पागल है? मैंने कहा क्यों, अब क्या हुआ? उन्होंने कहा आपको पब्लिक के पास नहीं जाना। मैंने कहा तो अभी तो आपने बोला पब्लिक से पैसा मांगना है। तो उन्होंने कहा यार अब ये 2022 चल रहा है, आपको ऐसे घर घर जाकर पैसा नहीं मांगना है, ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं। मैंने कहा आप बताओ ना पूरा फिर अच्छे से। तो उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, आपको जाना है अब सेबी के पास। किसके पास? सेबिया, नो नो नो, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भैया ये क्या भला है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको इसके पास जाना है और आपसे बोलना है सेबी जी, सेबी जी आप हमें क्या कर दो, पीसीसी लिमिटेड एक कंपनी है,
आप पीसीसी लिमिटेड को लिस्ट कर लो। अरे भैया हमारा भी तो यही डाउट है कि लिस्ट करना क्या है, मतलब क्या लिस्टेड है। मैंने कहा देखो लिस्टेड, 1 मिनट रुक जाओ बस, अब मैं इस डोरेमोन वाले कप में चाय पी लूं, फिर मेरा दिमाग दौड़ेगा। पीसीसी लिमिटेड को आप लिस्ट कर लो। अब भैया लिस्टेड का क्या मतलब है, सुनो। देखो होता क्या है, एक कंपनी मेरी पहली नहीं है जो लिस्ट होने जा रही है सेबी के पास, बहुत सारी कंपनी, अनगिनत कंपनी, अनगिनत तो नहीं, गिनत तो होगी, बट मुझे नंबर नहीं पता, 1-1.5 लाख कंपनियां तो होगी जो रजिस्टर्ड होगी सेबी के पास। भैया मैंने सेबी से बोला कि सेबी मुझे रजिस्ट्रेशन कर लो, सेबी ने कहा कि तुम्हें चाहिए क्या, मतलब तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें कैश चाहिए, क्या चाहिए, वो गाना नहीं है कि तुम्हें कैश चाहिए क्या चाहिए। तो अब होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। सेबी मुझसे बोलेगी कि आप अपने प्रोसीजर बताओ मुझे, आप अपना मेमोरेंडम उठा के लाओ, मींस मेमोरेंडम मींस कि आप एमओए लेके आओ, एओए लेके आओ। भैया आप गूंगे हो गए नहीं नहीं पागलो, फीलिंग समझा करो। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मैं भी भूल गया था अभी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो आप बीएसटी में शायद थोड़ा बहुत जस्ट पढ़ोगे इसका। अब होता क्या है, आप ये लेके आओ, इसमें क्या लिखा रहता है कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी के की मैनेजर पर्सन कौन है। भैया कंपनी कोई इलीगल बिजनेस तो नहीं करती, कंपनी का क्या आगे का वो है प्रोटोकॉल है, भाई कंपनी आगे फ्यूचर में क्या करने वाली है, तो उसमें वो सारी चीजें लिखी रहती है। सेबी सारी चीजों को देखेगी। भैया ये भी बहुत लंबा प्रोसीजर है, मैं आपको बताऊं कि पीसीसी लिमिटेड को अगर सेबी में जाके मुझे लिस्ट कराना है, लाखों रुपए का खर्चा है, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा है। अब होगा क्या, सेबी बोलेगी कोई दिक्कत नहीं है, पीसीसी लिमिटेड हमने आपको रजिस्टर्ड कर लिया। अब लिस्ट करने का मतलब है कि बहुत सारी कंपनियों के बीच में मेरा नाम भी है वहां पर। अब होगा क्या ना, यहाँ पर मैं आपको एक और क्रक्स बताता हूँ। यहां पर ना आरओसी और सेबी मिलकर, मतलब लिस्ट तो कर लिया, अब यहां पर मैं आता हूं, आरओसी एंड सेबी मिलकर मेरे को एक कैपिटल बताएंगे कि भैया मेरी कितनी कैपिटल है, मतलब कितनी कैपिटल होनी चाहिए। अब उन्होंने लेट से बोला कि आपकी कैपिटल 10 करोड़ रुपए है और 10 करोड़ रुपए के हिसाब से मैं उनको कुछ फीस दूंगा। भैया बाद में ये बढ़ानी हो घटानी हो ये सब हो जाता है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, फीस देकर हो जाता है आरओसी को और सेबी को। बट आरओसी और सेबी यानी कि रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अच्छे से हर चीज को वेरीफाई करके यहाँ पर लिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पर जाते आप लिस्ट हो जाओगे। आपको मैं बताऊं कि एलआईसी, आपने नाम जरूर सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भैया इतने टाइम से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही तो है, हाँ एलआईसी यही तो है नालायक को। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी को काफी टाइम से लिस्ट हुई है, तो अभी शायद 2022 मई में ये लिस्ट हो चुकी है और शायद इसका इशू भी आया है। नो आई डोंट नो, मैं इंटरेस्टेड नहीं था उस वाली कंपनी में इतना, तो मैंने कुछ नहीं देखा उसका। बट मेरे ख्याल से मई 2022 में शायद ये कंपनी लिस्ट हो चुकी है। अब मान लो कि एलआईसी जैसी कंपनी को इतना टाइम बना लगा, तो हर कोई कंपनी नहीं हो सकती। भैया पीसीसी नहीं हो सकती, बेटा पीसीसी तो जरूर होगी, पीसीसी पे शक नहीं करना, आप पीसीसी पे शक मत करो, पीसीसी के साथ रहना है आपको। ओके, अब हुआ क्या, हमने रजिस्टर्ड कराया, अब क्या करोगे, अब पब्लिक से पैसा मांगोगे। भैया ये पब्लिक से पैसा कैसे मांगते हैं, मेरी यहाँ पर कैचिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना। कैचिंग पॉइंट बस इतना है कि अब पीसीसी लिमिटेड विल इशू आईपीओ। भैया क्या मतलब, मैं कुछ नहीं है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नाम है। बट आपके लिए बस मैं एक लाइन में ये बोलूं कि आप पब्लिक से पैसा मांगोगे, पीसीसी लिमिटेड विल रेस मनी फ्रॉम पब्लिक। भैया ये कैसे रेस करेगी, यही तो अब मुद्दा था। आपने लिस्ट क्या बता दिया, आप इसका बताओ। मैंने कहा इसके बगल में कहीं लिख के रखो, इसके बगल में लिख के रखो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम ये चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में मैं यही चीजें आईपीओ और एफपीओ की बातें बताऊंगा, आप लिस्ट करोगे। अब मान लो कि आपके पास बहुत सारी पब्लिक से पैसा आ गया, आपके पास नंबर ऑफ पब्लिक से पैसा आ गया, बहुत सारी पब्लिक से आपको पैसा आ गया। और कितना पैसा आया, पूरा मान लो 10 करोड़ मांगा था आपने, 10 करोड़ आ गया। अब आप कंपनी हो, अब आप इस पैसे को जहां आपने बोला था आप इन्वेस्ट करोगे वहां इन्वेस्ट करो, अपना अपना काम करो। ये पूरा इस तरीके से प्रोसीजर चलता है। भैया अभी हमारे 2-3 डाउट्स हैं। एक तो आईपीओ वाला जो आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बताओगे, आप ये बताओ कि ये सब चीजें होती कहाँ है, सेबी कराता है क्या, नहीं नहीं, सेबी नहीं कराता। सेबी एक गाइडेंस बॉडी बन के बैठा रहता है, सेबी इज स्टैट्यूटरी बॉडी। भैया किसकी स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टॉक एक्सचेंज की। किसकी, स्टॉक एक्सचेंज की। मैं धीरे धीरे सारी बातें करूंगा। भैया स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जैसे मैं दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज के नाम बताता हूं, एनएससी एंड बीएसई, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भैया इन दोनों में से कहीं मेरी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, यानी कि पीसीसी लिमिटेड को सेबी जो है या तो एनएसई में रजिस्टर्ड करेगा या बीएसई में करेगा। भैया दोनों में चाहिए तो हो सकता है दोनों में भी कर दे, कोई डाउट नहीं है, दोनों में भी कर सकता है। अगर दोनों में करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब होगा क्या कि अब समझो, पता है 10 करोड़ रुपए वहां एक पब्लिक नहीं देती। कैसा करना होता है वहां पर, मैं आपको समझाता हूँ। नहीं, न्यूज़ तो अभी नहीं चाहिए। कैसे हटाते हैं इसको? 1 मिनट देना मुझे। तो अब है क्या कि एक पब्लिक पैसा नहीं देती कभी भी। वहां पर क्या होता है कि आप ना ये 10 करोड़ रुपए को देखो, 10 करोड़ रुपए यहाँ मैं बहुत छोटा अमाउंट कह रहा हूँ, 10 करोड़ का किसी का इश्यू नहीं आता। कम से कम 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे इश्यूज आते हैं। अब आप मानो कि 10 करोड़ रुपए को मैं ऐसे मांगूंगा भी नहीं, पता है मैं रुपीस 10 करोड़ को क्या करूंगा, मैं छोटा कर दूंगा। भैया कितना छोटा करोगे, देखो मैं इसे बोलूंगा, मान लो 10 लाख यूनिट लिख रहा हूं मैं, इंटू 100 ईच की। 10 लाख यूनिट, अच्छा 10 लाख, एक जीरो तो 1 करोड़ और जो 2 जीरो तो 10 करोड़, ठीक है। तो 10 करोड़ रुपए ये हो जाएंगे। मैंने 10 लाख यूनिट और 100 ईच की मान दी। अब है क्या कि आपके पास जितने पैसे आप खरीद सकते हो। मान लो किसी बंदे के पास, मिस्टर एक्स के पास सिर्फ 500 रुपए हैं। कितने रुपए? 500 रुपए। तो कोई बात नहीं, वो अगर चाहे तो पीसीसी लिमिटेड का, भैया क्यों चाहेगा वो, ये भी तो बता दो। आईपीओ वाले केस में रुक जाओ, प्लीज वेट कर लो। पीसीसी लिमिटेड क्या करेगी, मिस्टर एक्स क्या चाहता है, उसके पास 500 रुपए पीसीसी लिमिटेड के, जाके वो कितनी यूनिट खरीद लेगा, वो 5 यूनिट खरीद के लिए आएगा। ठीक है, अब मान लो मिस्टर वाई के पास 2000 रुपए हैं, तो वो क्या करेगा, पीसीसी लिमिटेड के कितने यूनिट खरीद के लिए आएगा, वो मान लो कितने यूनिट खरीदेगा भाई, कितने रुपए का, 100 का है ना, तो वो 20 यूनिट खरीद के लिए आएगा। तो ऐसे करते करते सब खरीदेंगे। और मैंने आपको शुरू में बताया था यार, मैं इनको प्रॉफिट दूंगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, अब मैं इनको प्रॉफिट दूंगा। भैया आप इनको प्रॉफिट क्यों दोगे, प्रॉफिट तो ओनर्स को दिया जाता है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा आईपीओ के टाइम पे। आईपीओ के टाइम पे अभी आप एक धीरे से बस एक बात समझने की कोशिश करना, अब मैं आपको दिमाग पे ला रहा हूँ, सुनना, यहाँ पर एक क्रक्स है। भैया ये जो 10 करोड़ रुपए है ना, 40 लाख नहीं, 10 करोड़ रुपए, इसको कहा जाता है कैपिटल। ये कैपिटल है जो मैंने कहां से रेज करी है, रेज्ड फ्रॉम पब्लिक। मैंने पब्लिक से मांगी है, लिस्टेड करा वरा के। वो आपको प्रोसीजर थोड़ा आपने अभी समझा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट नंबर 2 में समझोगे। 10 करोड़ रुपए कैपिटल है, ये तो आपको बात पता है। भैया ये जो आपने ये दिमागदारी दिखाई कि 10 लाख को आपने एट द रेट 100 ईच की यूनिट बता दी, इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसी को कहा जाता है शेयर। इसी को कहा जाता है शेयर। भैया शेयर है क्या, सुनो, देखो इतनी बड़ी कैपिटल, 10 करोड़ तो छोटा अमाउंट है वैसे मार्केट के हिसाब से, मान लो 100 200 1000 करोड़ की कैपिटल है। तो इसको क्या करते हैं हम, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में बांट देते हैं। जैसे मान लो कि 1000 करोड़ रुपए मुझे मंगाने हैं और मैं एक यूनिट 100 रुपए की रखना चाहता हूं, तो 1000 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, जितना भी आएगा वो यूनिट नहीं, वो शेयर्स होते हैं। अब ये शेयर्स क्या होते हैं, तो देखो शेयर्स का अगर आपको मतलब पता है तो उसका शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा। शेयर्स का मतलब क्या होता है, हिस्सा। अब इसी हिस्से को मैं आपको क्या बता रहा हूं, शेयर्स यानी कि वो मालिक बनेंगे। कैसे मालिक बनेंगे, मैं वो सारी बातें धीरे धीरे ला रहा हूं, सुनो। सबसे पहले शेयर्स पे रहते हैं। भैया ये जो यूनिट आपने बताई कि जो इतनी बड़ी कैपिटल होती है, उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हो, ताकि बहुत मास अमाउंट के लोग, मतलब बहुत ज्यादा लोग इसको खरीद सकें। भैया शेयर मार्केट में एक दो लोग नहीं है, एक दो करोड़ लोग नहीं, बहुत लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, बहुत लोग ट्रेड करते हैं। तो जिसका मन लगता है, जिसको लगता है कि भैया मेरी कंपनी बेनिफिशियल है, मेरी कंपनी में उसको प्रॉफिट दिखेगा, वो जाकर उसका शेयर खरीदेगा। भैया शेयर यानी कि कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से। जैसे कि ये मिस्टर एक्स जिसपे 500 रुपए, उसने भी मेरे 5 शेयर खरीद लिए। मिस्टर वाई जिसपे 2000 रुपए, उसने भी मेरी 20 यूनिट खरीद लिए। 20 यूनिट या फिर 20 शेयर्स खरीद लिए। बेटा यूनिट वर्ड मैंने बस यूज करा था, अब शेयर्स पे आ जाओ। भैया ये शेयर्स मतलब कि कैपिटल में हिस्सा। जैसे पार्टनरशिप में हर कोई अपना शेयर डालता था ना कैपिटल में, यहां पर शेयर्स है, शेयर नहीं है, शेयर्स है। बट उसी शेयर्स को कैपिटल से ही लिंक करना है आपको। यानी कि अगर आपको रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का मालिक बनना है, आप उसके शेयर्स खरीदो। आपके पास पैसा है ना, आपके पास पैसा है तो देखो, आपके पास अभी मैं मानता हूं कि इतना पैसा तो नहीं होगा कि आप उसके ऑनर बन जाओ। बट अगर आपके पास 10,000 है, 15,000 है, तो आप देखो कि उसका शेयर कितने का है। मान लो रिलायंस जियो का जो शेयर चल रहा है वो 5,000 रुपए का चल रहा है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो मान लो जो आपके पास पैसे, आप उसके 2 शेयर खरीद लो। वो 2 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। क्या होता है डीमैट अकाउंट, ये आईपीओ वाले भी कॉन्सेप्ट में मैं आपको पूरा का पूरा सिखाऊंगा। अभी के लिए बस आपको बात याद रखनी है कि भैया कैपिटल तो क्या, जो हमें सेबी और आरओसी ने मिलकर बताई। दूसरा, हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। छोटे छोटे हिस्सों में इसलिए बांटते हैं ताकि मास पब्लिक उसको क्या कर सके, खरीद सके। जब उसको वो खरीदती है तो उसे हम कहते हैं शेयर्स खरीदे उन्होंने। उन्होंने, हम ये नहीं कहते कैपिटल में इन्वेस्ट करा है, हम उन्हें कहते हैं उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। शेयर्स का मतलब कंपनी में कैपिटल ही है। शेयर्स का मतलब कंपनी में कैपिटल ही है। मान लो मैं कहता हूं कि यार इस कंपनी के मेरे पास 50% शेयर्स हैं,
इस पे मान लो ये कितने शेयर्स निकाले थे मैंने पीसीसी लिमिटेड के, पीसीसी लिमिटेड के लेट्स से कि मैंने यहाँ पर 10 लाख शेयर्स निकाले थे, तो 5 लाख शेयर्स मेरे पे हैं। तो मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि भैया इस कंपनी का 50% का ओनर मैं हूँ। तो भैया क्या ये भी कह सकता है कि मैं कुछ परसेंट का ओनर हूँ, ये भी कुछ कह सकता है मैं परसेंट का ओनर हूँ? ऑब्वियसली है, बट आप समझो कि इतनी छोटी शेयर होल्डिंग करेगी क्या? ये छोटी शेयर होल्डिंग सिर्फ प्रॉफिट कमाने आती है थोड़ा बहुत। वो प्रॉफिट कैसे कमाती है वो मैं धीरे-धीरे आपको बताऊँगा, थोड़ा-थोड़ा मैं आपको जस्ट दूँगा मार्केट का, बट अभी के लिए समझो कि ये आपको किस तरीके से मैंने आपको शेयर्स की बातें बताई। तो भैया यहाँ पर मैंने आपको शेयर्स का क्या मतलब बताया कि कैपिटल के छोटे-छोटे जो हिस्से होते हैं उन्हें कहते हैं शेयर्स। अब आपको मैं 2-3 पहले काम करता हूँ, मीनिंग्स लिखवाता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूँगा। रुकना 1 मिनट। चलो, अब यहाँ पर आप डाल लो इसी में सेकंड पॉइंट, और इस सेकंड पॉइंट्स के आगे आप सारी चीज़ क्या लिखो, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म। आपको कुछ फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू है, बट एमसीक्यू में पूछ दे एग्जामिनर, उनका भरोसा नहीं है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर ये हल्का-फुल्का एस-वेस इधर हो जाए ना, तो उसको एक बार क्रॉस चेक मार लेना, बट मेरे हिसाब से यही है, एफपीओ। भैया ये तो यूज़ भी नहीं करा आपने, मैं बता दूँगा, अभी टेंशन ना लो। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आगे आपको लिखना चाहिए सेबी, सबसे इम्पोर्टेंट। सेबी आपके सिलेबस में भी है, थोड़ा बहुत याद रखना। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या कंपनी। अच्छा, पीसीसी को तो पता है ना, प्रकाश कॉमर्स क्लासेस, तो उसके लिए लिखवा रहा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि और कुछ तो नहीं रह रहा मेरे को बताने के लिए। जी, अब एक कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखो पहले यहाँ पर। व्हाट इज शेयर? लिखना स्मॉल यूनिट्स ऑफ कैपिटल, ब्रैकेट में लिखना इसमें शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज कॉल्ड शेयर्स। यार अभी मैं बस समझाने के लिए बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज लिख रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि यार इसमें तो कितना बड़ा राज छुपा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे पीसीसी लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल है वो है 10 करोड़ का, बट इसको आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने उसके शेयर्स कैसे डिवाइड करे हैं। तो मैंने उनको बोला कि 10 लाख शेयर्स है मेरे पास मेरी कंपनी में, एट द रेट एक शेयर कितने का है, 100 ईच का। कितने का है, 100 ईच का। अब बस यहाँ पर एक पॉइंट, अच्छा एक मिनट सॉरी मैं ज्यादा जल्दी ऊपर चला गया। एक पॉइंट आप बस और देख के रख लें, मतलब लिख के रख लें। शेयर्स ना आपको दो तरीके के मिलेंगे, ठीक है। एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस। एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है प्रेफरेंस। भैया आप हमें ये बता रहे हो कि दोनों क्या में क्या फर्क है? मैंने कहा मैं दोनों में भी कोई फर्क नहीं बता रहा, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इक्विटी और प्रेफरेंस दो तरीके के शेयर्स होते हैं भैया, कोई तीसरा शेयर कोई नहीं शेयर होता, सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस। भैया आप बस इक्विटी के नीचे एक चीज याद रखना, इक्विटी की चीज नीचे एक चीज याद रखना, ये ओनर्स बन जाते हैं, ओनर्स ऑफ कंपनी। ओनर्स ऑफ कंपनी, प्रेफरेंस वाले नॉट अ ओनर होते हैं, ओनर नहीं होते, नॉट अ ओनर। भैया ऑनर यानी कि मान लो मैं आपसे एक सिंपल चीज कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के मालिक बहुत अच्छे नहीं है मुकेश अंबानी जी, और आपके पास बहुत पैसा है, आप जाके उनके शेयर खरीद के आ सकते हैं। भैया आपने ये नहीं बताया कि उनके शेयर कहाँ खरीद सकते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं बता देता हूँ। वैसे अभी के लिए वैसे मैं आईपीओ में भी बताऊंगा, शेयर कहाँ खरीदते हैं आप, शेयर मार्केट में जाकर। भैया वाह। सब्जी कहाँ खरीदते हैं, सब्जी मार्केट में जाकर। कपड़े कहाँ खरीदते हैं, कपड़े मार्केट में जाकर। शेयर कहाँ खरीदते हैं, शेयर मार्केट में। बेटा शेयर मार्केट इज नॉट अ फिजिकल मार्केट, वर्चुअल मार्केट होती है। जैसे कि बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप है, बहुत सारे
ट्रेडिंग ऐप है जैसे ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, शेर खान, आप इनमें क्या कर सकते हो, ग्रो आजकल नए आए हुए हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। आप इनमें जाकर क्या कर सकते हो, अपना अकाउंट खोल सकते हो, डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, आप जाकर वहां से शेयर्स खरीद सकते हो। मैं आपको पता है एक चीज रेकमेंड अभी कर देता हूं कि आपको वो कैसे खरीदने, क्या खरीदने, वो मैं सारी चीजें नहीं बता सकता इन द क्लास, बट आपको ना कोई भी डेमो सेशन आपको क्या करना चाहिए, डेमो सेशन आपको क्या करना चाहिए, कोई भी डाउनलोड कर लेना चाहिए किसी भी ऐप का। मींस आप डालोगे ना कि डेमो स्टॉक मार्केट ऐसा कुछ, तो उसको डाउनलोड करके आप धीरे धीरे कुछ चीजें सीखो, क्योंकि उसमें क्या होता है, फिक्टिशियस मनी मिल जाते हैं। मींस वो जो फेक करेंसी होती है ना, उससे आप खरीदो बेको, कुछ आपको आइडिया मिलता चला जाएगा। तो आई विल रिकमेंड कि आपको वो करना चाहिए। ठीक है, अब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आऊंगा। एक बार मैं देख लेता हूं कि इसमें मेरा कुछ बेंडिंग रह रहा है या नहीं रह रहा। 1 मिनट वेट करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ना हमने सारी डेफिनेशन वेफिनेशन देख ली जो भी इंपॉर्टेंट थी अभी के लिए, और आगे भी बहुत डेफिनेशन आनी है। शेयर का मतलब मैंने आपको लिखवा दिया है। शेयर में मैंने आपको ना एक और चीज यहां पर दोबारा से सुन लो भैया, मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के शेयर होते हैं, शेयर्स होते हैं, या तो इक्विटी या फिर प्रेफरेंस। बेटा आपको ना आजकल मैं बता दूं कि जो मार्केट में मोस्टली ट्रेडेड होते हैं वो इक्विटी होते हैं। इक्विटी को बहुत ज्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली बेसिस पे खरीदा बेचा जाता है। आप कोई भी आप स्टॉक्स का कुछ भी खोल लो अकाउंट, उसमें आप देखोगे कि इक्विटी के बहुत ज्यादा शेयर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं और प्रेफरेंस थोड़े कम होते हैं। भैया दोनों में ना बहुत बार डिफरेंस डिफरेंस भी पूछा गया है आपके एग्जाम में कि इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस क्या है, वो मैं बताऊंगा आपको सारी की सारी चीजें। एक और बात बस आप यहाँ पर ये नोट करके रख सकते हो कि इक्विटी अगर आपने खरीदा है तो आपको क्या कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर। भैया देखो जिसने शेयर खरीदे उसको कहा जाएगा शेयर होल्डर, बाइक होल्डर, कार होल्डर। तो अब देखो जो मोबाइल को होल्ड करता है उसे क्या कहा जाता है, आप बताओ, मोबाइल होल्डर। तो उसी तरीके से जो शेयर्स को खरीदेगा उसे शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। यानी नालायक को इतना चीप एग्जांपल मत दो, शेयर होल्डर एक बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, और इनको क्या कहा जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये लाइन इसमें ये वाली याद रखना कि इक्विटी वाले ओनर कहलाते हैं। ओनर कौन कहलाते हैं, इक्विटी वाले। किसकी तोती बोलती है, किसके ज्यादा काम चलते हैं, इक्विटी वालों के। अब आप आ रहे हो कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 बेटा आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी लिखवाया था, आप लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 2, और इसमें आप लिखो मेरे संग जनरल एंट्रीज, और इसके बगल में लिखो आप इशू ऑफ शेयर्स, और आप इसके बगल में एक और चीज लिख के रखो, आईपीओ। भैया आईपीओ की डेफिनेशन कौन बता रहा है मुझे, मतलब फुल फॉर्म कौन बता रहा है मुझे? मतलब इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफेंस कह रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। चलो आप इसको हाईलाइट करो, और मेरी बात आपको फिर से कुछ देर के लिए सुननी पड़ेगी ताकि मैं आपको एक एग्जांपल के तहत सारी चीजें बता पाऊं। ये आपको उतारना नहीं है, जब अभी मैं जो सिनेरियो बनाऊंगा बस आपको सुनना है, मैं आपको पूरा समझा दूं तब आपको करना है। डन? अब सुनना। देखो मैंने जो ऊपर के एग्जांपल पे नाम दिया था वो दिया था मैंने किसका, पीसीसी लिमिटेड का। पीसीसी लिमिटेड को कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट थी, वो सीए के पास गए, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब मेरा इशू करना है मुझे, मुझे किससे पैसे मांगने हैं, तो पीसीसी लिमिटेड पब्लिक से पैसा मांगेगी। देखो मैंने आपको दो चीजें बता दी कि पब्लिक का मतलब ये मत समझ लेना कि जनरली मैं हर किसी को कॉल करूंगा और पैसा मांगूंगा, मुझे गाली ही मिलेगी, पैसा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब हुआ क्या, मैंने आपको बताया, अच्छा पता है मैंने ना यहाँ दो डेफिनेशन नहीं लिखा, एनएससी और बीएससी मैं अभी लिखवा के दे दूंगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब सुनना, मान लो कि मैं कहां रजिस्टर्ड हूं, एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मैं लिस्टेड हूं। अब यहां पर क्या होता है, सुनना, मैं अपना आईपीओ निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं, अपना आईपीओ, यानी कि पीसीसी लिमिटेड अपना आईपीओ निकालेगी भैया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखो आईपीओ क्या होता है, जो कंपनी अपनी लाइफ में पहली बार पैसा मांग रही है, जो कंपनी अपनी लाइफ में पहली बार पैसा मांग रही है उसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। भैया इनिशियल तो वर्ड भी आपने सुना होगा, शुरुआती। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो पहली बार मांग रही है। भैया मान लो कि मैंने यहां पर मांगने थे कितने, 10 करोड़ रुपए, और वो 10 करोड़ रुपए मेरे बन गए, मैंने ले लिए। अब हुआ क्या, मुझे और 5 करोड़ की जरूरत आ गई, और मैं इन्हीं शेयर होल्डर से पैसा मंगाना चाहता हूं, जो है उन्हीं से मंगाना चाहता हूं। तो उसे कहते हैं एफपीओ, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो कर रहा हूं मैं, इनिशियल यानी कि शुरुआती, फॉलो यानी कि मैं उन्हीं से पैसा मांग रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। भैया सिलेबस में तो नहीं है, बट थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश जरूर करूंगा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि भैया नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू अलग है चैप्टर, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अब यहां पर ये दोनों चीजें आप समझना कि ये चीजें ठीक है, बट यहां पर अब मेरा मुद्दा ये है कि भैया मैं आईपीओ निकाल लूंगा कैसे, ऐसे निकल जाएगा क्या? और एक बात बताओ, पीसीसी लिमिटेड को आप समझो कि कितने लोग जानते होंगे, मैं कहता हूं 100 200 500। यार मुझे 500 लोगों से काम नहीं चलेगा, 10 करोड़ 500 लोग नहीं दे पाएंगे यार,
क्योंकि अब आप समझो कि मैंने इसको कैसे बांटा था, मैंने इसको बांटा था 10 लाख शेयर्स करे थे मैंने एट द रेट 100 ईच, भाई तभी तो 10 करोड़ होगा ना। ये मैंने कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, मैंने 10 करोड़ को किस में बांट दिया, मैंने 10 लाख शेयर्स में 100 ईच में। अब आप समझो कि मेरे को मान लो 600 लोग जानते हैं, 1000 लोग जानते हैं, 1000 लोग अगर एक और शेयर, एक एक शेयर भी खरीदने पे आए तो कितने खरीद पाएंगे, 100 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए। भैया 1000 लोग अगर करेंगे, आप कर लो ना, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 1 लाख ही होगा। और मुझे कितने चाहिए बेटा, 10 करोड़ रुपए। तो नहीं बन पाएगी बात, नहीं बन पाएगी ना बात। तो इसीलिए अब मुझे क्या है, बहुत लोगों को बताना पड़ेगा। और एक बात बताऊं, अगर 1000 लोगों से ही पैसा मांगना है ना, तो बेटा मैं सेबी के पास जाके गिड़ाऊंगा नहीं, मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं पहुंचूंगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बेटा वो अग्नि परीक्षा होती है ना, आग पे चलना है, आग पे चलना पड़ता है। याद रखना, सेबी ऐसी ऐसी हालत करती है, मतलब सेबी कुछ गलत नहीं करती, ये सेबी का काम है फ्रॉड रोकना। आगे मैं जाके पढ़ाऊंगा कि फ्रॉड्स कैसे हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अब तो सेबी अगर वो नहीं करेगी तो हर एरी गैरी कंपनी कहेगी मैं अपना इशू निकाल रही हूँ, मैं अपना इशू निकाल रही हूँ। और हो सकता है वो करवा भी ले लोगों से अपने ऑफर को, मतलब झूठ मूठ लिख दे कि हम तो ये करने वाले हैं, हम तो वो करने वाले हैं। अगर सेबी ना देखे तो कुछ भी कोई करेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप बात समझो कि हुआ क्या कि पीसीसी लिमिटेड को तो बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैं क्या करूंगा, आईपीओ निकालने से पहले मैं अपना प्रोस्पेक्टस निकाल लूंगा। क्या करूंगा, आईपीओ की प्रोसेस लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। आईपीओ के लिए मैं अपना क्या इश्यू करूंगा, प्रोस्पेक्टस। सुना है आज से पहले ये वर्ड स्कूल में, कॉलेजेस में, ये कॉलेजेस में तो अभी जाना है आप लोगों को, तो प्रोस्पेक्टस सुना होगा स्कूल के नाम पे। प्रोस्पेक्टस में आपने देखा होगा कि एक जो सबसे डंप बच्चा होता है, जिसके शक्ल बहुत अच्छी होती है, उसको ट्रॉफी देकर फोटो खिंचवा दी जाती है उसके संग कि भैया ये हमारे वहां का टॉपर है। एक बंदा जो बहुत लेजी होता है, उसको एक गोल्ड मेडल पहना दिया जाता है कि ये हमारे वहां का प्लेयर है। मींस ये तो झूठ है कि मींस हमारा स्कूल का प्रोस्पेक्टस तो 80% झूठा होता है मुझे लगता है। यहाँ कंपनी का प्रोस्पेक्टस झूठा नहीं हो सकता बच्चों। ये जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, ये एओए के संग और एमओए के संग होता है। मतलब ये कोई बता सकता है मुझे इसकी डेफिनेशन दोबारा से। एओए का मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कि पता है, मैं आपको समझाता हूं, सुनो। मान लो कि आप में से किसी बच्चे के पापा ने 1 करोड़ रुपए रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड यानी कि जियो लिमिटेड में डाल रखे थे। अब हुआ क्या कि आपके पापा ने जब उस कंपनी में पैसा डाला, तो उन्होंने ये सोच के डाला कि भैया जियो आज मार्केट कैप्चर थोड़ा कर रही है, कल को पूरा कर लेगी। अब पता चला कि जियो बिल्डिंग बनाने पे आ रही है। जियो क्या बना रही है, बिल्डिंग बना रही है। मैं आपको बताऊं, जियो टेलीकम्युनिकेशन में कितनी भी बड़ी वो क्यों ना हो, बहुत बड़ा एनिमल है वो। बट यार याद रखना, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसमें तो भाई गोदरेज भी कम नहीं है, अडानीज भी कम नहीं है, बिरलास भी कंपनी है, और मैं आपको सबसे अच्छा नाम बताता हूँ, डीएलएफ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, ये भी कम नहीं है। तो आप एक बात बताओ, आपके पापा को 1 करोड़ रुपए लगाना होता और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी में लगाना होता, तो कहां पर लगाते, या तो अडानी में लगाते, या फिर डीएलएफ में लगाते, या फिर गोदरेज में लगाते। जियो में तो नहीं लगाते। जियो में क्या सोच के लगाया कि वो टेलीकम्युनिकेशन का काम करेगी। तो भैया आपके पापा के संग फ्रॉड ना हो जाए, तो इसीलिए सेबी क्या बोलती है कि भैया जो इसमें लिखा है ना, वही प्रोस्पेक्टस में लिख दो और वही काम करना। जियो, अगर आपने पैसा उठाया है पब्लिक से और आपने ये कहा था कि मैं 5G लॉन्च करूंगा, तो 5G लॉन्च करो, 5 माले की बिल्डिंग मत बनाओ, 5G ही लॉन्च करो। ये आपको समझ आ गई बात कि भैया कंपनी जिस चीज के लिए पैसा लेती है उसी चीज को करती है। ये याद रखना, वही करना पड़ेगा, वरना सेबी उस पर पेनल्टी ठोक देगी। और पेनल्टी तो कुछ ऐसी ठोक देगी कि आप समझो कि कंपनी को बर्बादी कर देगी। और कोई कंपनी ऐसा करती भी नहीं है। याद रखना, जिस काम के लिए पैसा उठाया है वही काम करेगी, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, मान लो अब पीसीसी लिमिटेड का एग्जांपल मैं साथ साथ दूंगा। तो मैंने प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होगा कि भैया हम बच्चे पढ़ाएंगे, हमारा एक एम रहेगा कि हम हर घर को मतलब ऐसा वो कर देंगे, एजुकेटेड कर देंगे। ऑल ओवर इंडिया, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम कोई भी घर नहीं छोड़ेंगे जहां पर एजुकेशन ना हो। और एजुकेशन एक ऐसी कॉस्ट पे जो वही बहुत सस्ती हो, बहुत सस्ती। तो हम हमारा क्या, मैंने प्रोस्पेक्टस में लिखा कि इससे हमारा लिटरेसी रेट आगे जाएगा, हमारी इंडिया की ग्रोथ होगी। भैया हम ऐसे प्रॉफिट्स भी अर्न करेंगे। देखो सिर्फ सोशल लाइफ से काम नहीं चलेगा, प्रॉफिट भी दिखाना पड़ेगा मुझे। तो मेरा प्रॉफिट मान लो कि अगले 1 साल में 5 करोड़ होगा, अगले 2 साल में 10 करोड़ होगा। मैं ऐसी सारी चीजें लिखूंगा। भैया स्कूल में लिखा होता है ना यार, यार आजकल तो किसी किसी इंस्टीट्यूट में भी देखा हुआ है मैंने, जॉइन अस फॉर द बेटर फ्यूचर, ये वो एंड ऑल, ये लिखा हुआ रहता है। तो मतलब वो सारी चीजें लुभाने के लिए, किसको लुभाने के लिए, पब्लिक को लुभाने के लिए। भैया ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, घर भेजेंगे हमारे, यार कितनों के घर भेजेंगे। तो ये प्रोस्पेक्टस आपको कंपनी की वेबसाइट में मिल जाएगा, या फिर कंपनी ना कुछ एजेंसीज को दे देती है कि ये लो भाई। या फिर कई बार तो प्रोस्पेक्टस हल्का सा ना उसमें डाल देती है अखबार में कि भैया पीसीसी लिमिटेड का ना प्रोस्पेक्टस आ रहा है। बेटा आपको ये बात मजाक में नहीं सुननी है, क्योंकि ये चीजें होती है। अभी आपको मैं बताता हूँ, जोमेटो तो सबने सुना है, क्या आता है उससे, खाना बना या कच्चा, कच्चा नहीं आता। जोमेटो क्या है, एक भैया फूड डिलीवरी कंपनी है। आपको मैं बताता हूं, लास्ट ईयर जुलाई 21 में उसका इशू आया था। अब समझो,
ज़ोमैटो के बारे में सबको पता था, बट हर कोई पैसा नहीं लगाना चाहेगा ज़ोमैटो में, तो उसमें किसी कोई क्या करेगा, उसका पढ़ेगा पूरा प्रोस्पेक्टस। तो ज़ोमैटो हर किसी के घर नहीं भेज सकती कि भाई आज मैं क्या करा, एक पनीर की सब्जी और 2 नान मंगाई थी, तो उसमें एक बुक भी आ गई साथ में। प्रोस्पेक्टस बड़ा होता है। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं प्रोस्पेक्टस है सर। और आप समझ रहे हो कि कंपनी का करोड़ों अरबों रुपए का तो वो प्रिंटिंग का खर्चा आ जाएगा। और पता है एक बात बोलूं, एनवायरमेंटल कॉस्ट और हो जाएगी। भैया एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या मतलब, यार पेपर आजकल इलीगल है, पेपर यूज करना, उसमें पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने पेनल्टी और ठोक दी, तो ऐसे नहीं भेजेगी कंपनी। किसी अखबार में लिखवा देगी, जैसे कि इकोनॉमिक्स टाइम्स में, कि भैया क्या हो रहा है कि जोमेटो अपना क्या ला रही है, इशू ला रही है, तो उसमें प्रोस्पेक्टस दे दिया। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या है, आप लोग पढ़ोगे, किसको दिया जाएगा, पब्लिक को। पब्लिक ने पढ़ा, पब्लिक को लगता है कि भाई बहुत मस्त काम कर रही है, पब्लिक इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करेगी, अपने लिए लॉट खरीदेगी। भैया ये लॉट क्या होता है ये बता दो। सुनो, देखो आईपीओ ना किसी डेट पे आना होता है, किसी डेट पे आना होता है। अच्छा मैं ये बातें ना ज्यादा आपको, मैं एक चीज कहूंगा कि थोड़ा सा मैं हो सकता है टेक्निकल चले जाऊं, पर मैं ना वहां स्किप भी कर दूंगा। मींस जहां मुझे लगेगा कि यार ज्यादा टेक्निकल है, बच्चे फंस रहे हैं, अभी के लिए इनका माइंड इतना मैच्योर नहीं, मैं छोड़ दूंगा। अब आप समझो लॉट, एक काम करता हूं, मेरे को सच में लगने लगा है लॉट छोड़ो। अब पब्लिक को लगता है कि हमें शेयर परचेज करने चाहिए, तो वो किसको बोलेगी, पीसीसी लिमिटेड को, कि लाओ हमें शेयर्स दे दो। मैं कहूंगा ऐसा मारूंगा ना चार्टा, शेयर्स चाहिए, पैसे लाओ। अब समझो मेरा एक शेयर था कितने का बच्चों, 100 रुपए का। तो मैं आपसे पता है इस प्रोस्पेक्टस में लिख दूंगा कि जिस जिसको खरीदने हैं वो 50 रुपए एडवांस दे दो। मतलब बात समझना। आपने कभी होटल बुकिंग शायद अभी नहीं करी होगी, बाकी बहुतों ने करी होगी। यार मूवी बुक करते हो, मूवी 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 तो देखी होगी। यार मूवी देखने जाते हो तो आपको बुक माई शो या कोई भी ऐप हो पहले ही पैसा ले लेता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर कैश ऑन डिलीवरी है कि भैया पूरी मूवी देखो तब देते हो जाना पैसा, आप पहले ही पैसा दे देते हो। तो शेयर्स भी ना हम ऐसे यकीन नहीं करेंगे कि आप सिर्फ बोल दोगे, तो हम क्या बोलेंगे कि आप एटलीस्ट 50 रुपए 30 रुपए कितना भी मांग सकती है कंपनी, हमें इतना आप पहले ही दे दो। तो जैसे मान लो यहां पर ऐसे बहुत सारे बंदे ऐसे हो गए जिनको ये शेयर खरीदने थे, मतलब इंटरेस्टेड थे, तो उन्हें लगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, हमें खरीदना है। अब इनको क्या लगा कि हमें शेयर खरीदना है, तो अब ये क्या करेंगे, मान लो इन बंदों को तीनों को मिलाकर कितने शेयर्स खरीदने हैं, 10 लाख है ना, तो मान लो इन्हें 5 लाख शेयर खरीदने हैं। कितने खरीदने हैं बच्चों, 5 लाख शेयर्स। तो ये कितना रुपए डिपॉजिट करेंगे कंपनी को, बताना जरा। 5 लाख इंटू, नहीं 100 के हिसाब से नहीं, 50 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा ये, 25 लाख होगा नालायको। 25 लाख होगा, 2.5 करोड़ होगा। मुझे कितना रुपए चाहिए था, हाँ 2.5 करोड़ होगा ये। 5 लाख 25, ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए हो जाएगा ये। 2.5, ठीक है, हाँ 2.5 CR होगा, क्योंकि अभी 100 दे देंगे तो पूरा 5 CR होगा ना, तो 2.5 CR मेरे को पैसा मिल जाएगा। किसको मिलेगा बेटा ये पैसा, बताना। पीसीसी लिमिटेड को। पीसीसी लिमिटेड अब क्या करेगी कि भैया इस पैसे से इनको क्या इशू कर देगी, इशू कर देगी शेयर्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या पूरे शेयर इशू कर देगी, अबे पैसे कितने लिए अभी, 50, आधे लिए हैं, तो अभी आधे शेयर इशू नहीं होते। अभी क्या करेगी कंपनी, और पैसा मांगेगी। देखो जब यहां पर इशू कर दिया, मतलब इशू कर दिया क्या का क्या मतलब है कि भैया इन सारे शेयर होल्डर को बोल दिया कि भैया आपके शेयर्स पक्के हैं, टेंशन मत लो। आप पता किस चीज की टेंशन लो बताओ, 50 रुपए और देने की टेंशन लो, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही कंपनी क्या करेगी, और पैसे मांगेगी, और कंपनी बोलेगी कि हाँ भैया जो ये 5 लाख शेयर होल्डर हो ना, ये निकालो 50 रुपए और कितने रुपए दो, 2.5 करोड़ रुपए और दो। ठीक है, ये ऐसे कंपनी पैसा मांग लेगी। ये इतना सिनेरियो आपको समझ आया, ये बताओ मुझे, तभी मैं जनरल एंट्री पे पहुंचूंगा। अब ना यहाँ पर मैं पेन चेंज कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज और समझाता हूँ। देखो बेटा, ये जो आईपीओ है ना, ये प्रोस्पेक्टस है, ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। भैया ये क्या वर्ड लिखते रहते हो आप लोग, ये आता है पेपर में, इसलिए सुनना ध्यान से। इनविटेशन टू ऑफर है, पब्लिक ने बोला कि हमें 5 लाख चाहिए, ये ऑफर है, और ये क्या है, एक्सेप्टेंस। मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो, आया हूं समझा के जाऊंगा। देखो, पता है कंपनी क्या बोलती है, प्रोस्पेक्टस जब कंपनी इशू करती है तो कंपनी ये नहीं बोलती कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं शेयर्स, नालायको हम आपको मौका दे रहे हैं, आप हमें बोलो। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं ऑफर के लिए, कि भैया आपको हमने इनविटेशन दिया कि आप हमें ऑफर करो, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको आपको शेयर्स देते हैं नहीं देते। मैं आपको बताता हूं, पता है कई बार ऐसा होता है कि कई कंपनी के शेयर्स इतने फेमस होते हैं, जैसे कि सबसे फेमस कंपनी का जो शेयर है वो है एमआरएफ का। ठीक है, मान लो एमआरएफ ने इशू कर दिया, उसके शेयर्स की प्राइस भी 70-80 हजार रुपए रहती है। अभी मैं 2 शेयर्स के प्राइस आपको चेक भी कराऊंगा नेट पे ही। आप एक बात समझना कि मान लो आपको उसका शेयर चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने खरीदा, आपने कंपनी अकाउंट में पैसा डाला और आपको शेयर्स मिल जाएंगे। हो सकता है आपका रिजेक्शन आ जाए, भैया पैसे गए क्या, नहीं नहीं पैसे वापस आ जाएंगे, 2-4 दिन के अंदर पैसे वापस आ जाएंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी आपको वो कर रही है। बट आपका
आप कंपनी आपको क्या कर रही है अभी, इनविटेशन टू ऑफर कर रही है। आप कंपनी को ऑफर कर रहे हो, पब्लिक कह रही है कि सर कंपनी आप मुझे अपने शेयर्स दो, मैं आपको पैसा देता हूं। अब कंपनी के ऊपर है कि कंपनी उसको एक्सेप्ट करना चाहती है या नहीं करना चाहती। कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है तो बेटा ऐसा नहीं कि आप कुछ कर सकते हो। और एक बात समझो ना, मान लो तुम लोग इतने छिछोरे हो कि तुमने एक लड़की को प्रपोज करा, उसने मना कर दिया, तुम 10 दिन से प्रपोज करे जा रहे हो, ना खा रहे हो, यार तुम कुछ नहीं कर सकते ना। बट एक बार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तुम दोनों की जिंदगी जिंदगी भर झंडी रहने वाली है। तो क्या कहते हैं, ऑफर आप कर रहे हो, एक्सेप्ट करना या ना करना सामने वाला का है। मान लो यार मुझे किसी इंस्टीट्यूट से फोन आया कि सर आप ना हमें हमारे वहां अकाउंट्स पढ़ाने आ जाओ, ये ऑफर है, मैं चाहूं तो मना कर दूं। अब मान लो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं बन जाऊंगा ना उनके संग। तो इस चीज को याद रखना कि किस तरीके से याद रखना है। इनविटेशन टू ऑफर कहां होता है, प्रोस्पेक्टस पे। भैया किसी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं करा, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा पागल हो, ये सब मजाक मत समझो, ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं भैया। सेबी यूं चश्मा लगाकर देखती रहती है इनकी पीपल्स कि भैया क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं लोग, ये ऐसा मजाक मत सोचो इसमें। ये बहुत खर्चीला काम है ऐसे इशू निकलवाना। जो 10 करोड़ रुपए मैंने लिखा है ना, 10 करोड़ रुपए तो लिस्ट कराने का ही खर्चा आ जाता होगा बड़ी बड़ी कंपनियों का। समझ रहे हो आप इस बात को। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। भैया हमारा काम कहां से शुरू होता है पता है आपको, कहां से शुरू होता है आप लोगों का काम, कहां से भैया बताओ बताओ बताओ। ये जो 2.5 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आए ना, हमारा सिलेबस यहां से शुरू होता है। सिलेबस, और सिलेबस पता क्या कहता है रट्टू बच्चों, सिलेबस ये कहता है कि आप यहां से सिर्फ इसकी अकाउंटिंग करने लगो। यहां से आप इसकी क्या करने लगो, अकाउंटिंग करने लगो। आपको सिलेबस कहीं भी, मजे की बात है, बताने की कोशिश नहीं करता कि व्हाट इज आईपीओ, व्हाट इज एफपीओ, कंपनी कैसे वर्क करती है, कुछ नहीं बताता। बट मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आती है कि भैया ये आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। मैंने ना लास्ट क्लास में भी बोला था, मैं आज भी बोल देता हूं आपको कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये क्वेश्चन आता है, बट उनसे पूछ दो व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज शेयर मार्केट, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है। अब समझो कि भैया अब एक ये सिनेरियो, मैं सिलेबस के पॉइंट पे आ रहा हूं, अब सुनना। भैया हमें ये शेयर खरीदने हैं, पहली बात तो आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। कौन सा अकाउंट होना चाहिए बच्चों आपका, डीमैट। ठीक है। आजकल हर बैंक ऑफर कर रही है, बट मेरे ख्याल से इसमें शायद उम्र है 18, 18 शायद उम्र होगी इसमें। तो डीमैट अकाउंट आप खुलवाओ। आप किसी भी ट्रेडिंग ऐप में चले जाओ, किसी भी ट्रेडिंग ऐप में आप डालोगे ट्रेडिंग ऐप, बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप आ जाएंगे। आपको लगता है कि आपको कोई भी शेयर खरीदना है, या तो देखो आईपीओ खरीदना है या फिर और कोई शेयर खरीदना है। मान लो जोमेटो का शेयर आने वाला है कल, आईपीओ आने वाला है, तो मैं आज ही उसका पैसा डाल दूंगा। लगना होगा तो मेरा आईपीओ लग जाएगा, मींस ऐसा जरूरी नहीं है कि खरीद ही लूंगा। मतलब मैंने पैसा डाला, उनके ऊपर है कि वो मुझे देते हैं नहीं देते। बट अगर मान लो रिलायंस का शेयर वहां पर मार्केट में लिस्ट है, रिलायंस का शेयर मार्केट में बिक रहा है, लेट से 5,000 का बिक रहा है, और मेरे जेब में पैसे हैं, तो मैं जाके इसे खरीद सकता हूं, जिसे कहते हैं ओपन मार्केट परचेज। क्या कहते हैं, ओपन मार्केट परचेज, या फिर इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट। भैया ये स्टॉक पता है वो वाला नहीं है जो आप स्टॉक अपने दिमाग में लेके बैठे हो ना, इन्वेंट्री। शेयर्स को स्टॉक भी कहा जाता है, शेयर्स को स्टॉक भी कहा जाता है, याद रखना। कोई बात नहीं, मैं शेयर्स बोलूं मैं स्टॉक बोलूं, आपको समझ जाना है भैया शेयर्स की बात करेंगे कंपनी में। स्टॉक का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर स्टॉक को इन्वेंट्रीज भी कहा जाता है, स्टॉक कहीं यूज नहीं करते हम। बैलेंस शीट में भी क्या यूज करा जाता है, इन्वेंट्रीज यूज करा जाता है। डन है ये मेरी बातें। भैया आप हमें ये कहना चाहते हो कि हम कोई भी शेयर्स अगर खरीदना चाहते हो तो हम खरीद सकते हैं। आंसर इज यस बच्चों, आप खरीद सकते हो। मैं अब अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाना चाहता, अभी इतना प्रॉफिटेबल भी नहीं है। बट आप अगर जाकर देखोगे तो कुछ आप वीडियोस भी रेफर कर सकते हो। मैं आपसे पर्सनली ये रेकमेंड करूंगा कि पता है 12th के बाद आपके पास ना इनकम के सोर्सेज बड़े कम रहते हैं यार। आप कहाँ जॉब करोगे, आप पढ़ोगे या क्या करोगे। तो मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन है, मेरे पास नहीं था ये, मेरे पास ये सजेशन भी नहीं था, मेरे पास ये मेरे को नॉलेज भी नहीं थी बच्चों। मेरे को थोड़ा बहुत पता तो था बट इतना नहीं पता था। तो मैं आपको पता है एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपके पास 1000 2000 3000 रुपए भी हो जाते हैं 12th के बाद, आप उसे शेयर मार्केट में लगाओ। पूरा पोर्शन मत लगाओ, मान लो आपके पास 3000 रुपए तो 1000 रुपए लगाओ। आप उससे सीखने की कोशिश करो, और इस एक साल ये जो पूरा 12th है मेरे संग, आप इसे डेमो ऐप पे खेलो। एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि बाय करना कैसा है, सेल कब करना है, वो क्या कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग किसको कहते हैं, आपको कैसे होल्डिंग करनी होती है, ये आपको पता चलेगा। थोड़ी थोड़ी वीडियोस देखोगे आप लोग, मेरे चैनल पे तो नहीं है, तो आप किसी भी अच्छे यूट्यूबर की जो फेमस हो, जो ऐसी वीडियोस ना बनाते हो कि भैया एक दिन में 10,000 रुपए कमाए। मीन्स नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको पहले देखना, पहले नॉलेज लेनी है, तब अर्निंग होगी। याद रखना, जो नॉलेज, वो एक मैंने वर्ड पढ़ा था पहले, क्या होता है पता नहीं क्या, लर्निंग होता है फिर आप एल रिमूव करते हो, मतलब लर्निंग, और फिर आप एल रिमूव करोगे तो क्या बनता है देख लो, अर्निंग। तो ये चीज हमेशा याद रखना, बहुत अच्छा कोट लगा था मुझे ये। तो पहले आप सीखो, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही 10,000 रुपए कमा लोगे। और होगा क्या ना, ये आपको बेनिफिट्स भी देंगे आपकी कॉलेज लाइफ में। आप कोई प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हो, भाई आपको बूस्टअप मिलेगा। कब तक घर वालों के आगे बेइज्जती कराते रहोगे, पैसे तो मिलते नहीं है तुम्हें, तो बेइज्जती। ठीक है। तो ये अच्छा ऐप है, मेरे पास नहीं था, मैंने काफी लेट शुरू करा, दैट इज आई एम रिग्रेट अबाउट इट। चलो डन, यहां तक बातें। भैया अब आते हैं सिलेबस में। भैया सिलेबस में क्या है, देखो सिलेबस अब यहां से शुरू हो रहा है, मैं जनरल एंट्रीज कर रहा हूं। ऊपर वाला कुछ नहीं उतारना आपको, मेरे संग ये नीचे वाला आप बाद में उतार लेना, पहले मैं उतार देता हूं जनरल एंट्री।
और पहली जर्नल एंट्री शुरू होती है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, याद रखना इसमें, रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी। मतलब क्या, ऊपर वाले एग्जांपल में मेरे को सबने कितने रुपए दिए हैं, 50 रुपए, तो वो एप्लीकेशन मनी है, लोग मुझे अप्लाई कर रहे हैं कि सर पीसीसी लिमिटेड प्लीज हमें शेयर दे दो। तो बताओ, एक बात बताओ, पैसे किसके पास आए होंगे, पब्लिक के पास, नालायक को, पब्लिक से हमारे पास आए होंगे ना। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट, भैया कंपनी का तो, अच्छा आपको किसकी अकाउंटिंग करनी है, या पब्लिक की अपनी, हमारी कंपनी की, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया होगा बच्चों, टू क्या करूं, पब्लिक, ये रट्टू तो अभी पूछ दूंगा शेयर एप्लीकेशन। चलो, अब यहां पर एक कैच है बेटा, यहां पर मैं लिख शेयर एप्लीकेशन रहा हूं, बट अगर इक्विटी है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और अगर प्रेफरेंस है तो परसेंटेज, प्रेफरेंस क्या क्या एक परसेंटेज होता है, उसका लॉजिक मैं बताऊंगा, तो वहां पर परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको लिखना है। मींस यहाँ इक्विटी भी हो सकता है और पी भी ई भी हो सकता है, पी भी हो सकता है। बच्चों कैसे लिखते हैं पता, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ जो मैंने 12th में फॉलो करा था, जो मेरे टीचर ने बताया था, बहुत अच्छी टीचर्स थी वो, उन्होंने बताया था कि भैया आपको क्या करना चाहिए ना, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हुए चलो एग्जाम में, नॉर्मली जब जनरल एंट्री करते हैं तो कोई नहीं लिखता, तब अपने आप कैलकुलेट भी हो जाता है, बैंक से हम स्नैच कर लेते हैं सारी चीजें। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, जैसे 5 लाख शेयर्स मिले ना, तो आप ऐसे लिख के रख लो, 5 लाख इंटू 50, तो कितना हुआ था ये, 2.5 करोड़, और इधर भी ये 2.5 करोड़, क्या लिखोगे नीचे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। आई होप कि आप लोगों को भी मजा आ रहा हो, और थोड़ा इंटरेस्ट भी रखना है इसमें नालायक को। अब मान लो एप्लीकेशन मनी आपको मिल गई, अब आप इनको क्या करोगे, अलॉटमेंट करोगे, सुनना मेरे, अलॉटमेंट ना यहाँ 2 बार यूज करूंगा मैं, दोनों चीज एक बार समझ लेना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। आप उनको अलॉटमेंट मतलब कि पता है, देखो आपने उनसे पैसा तो ले लिया, अब आप पता है जो इन्वेस्टर है, जो पब्लिक वो यूं बैठी हुई है कि कब हमारे पास मैसेज आएगा कि भाई शेयर्स मिल गए हैं, शेयर्स मिल गए हैं, तो आप उनको मैसेज करोगे, इसके लिए कुछ डेज वेज नहीं होते, बट आप मोस्टली 7 डेज के अंदर कर ही देते हो। अब आप इसको क्या करोगे, एप्लीकेशन को बोलोगे कि हम अप्रूव कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन, ये वाले जो एप्लीकेशन है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और भैया आपको मैं ऊपर ही बता के आ चुका हूं, शेयर कैपिटल क्या है, कैपिटल है। एक बात बताओ ना यार, वो राम ने कैपिटल लगाई, उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, राम ने कैपिटल लगाई, मान लो 2 लाख रुपए बेकरी के बिजनेस में, तो उसकी जनरल एंट्री बताओ मुझे क्या होती है, ये क्या बोल के, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल इज नथिंग बट अवर इंटरनल लाइबिलिटी। बेटा ये आपने कैपिटल ही को तो क्रेडिट करा है, तो दैट मींस अब आपने इनको मौका दे दिया कि अब आप कौन हो, ऑनर हो, आप मान रहे हो मैंने अभी बोला भी था, इक्विटी या फिर प्रेफरेंस खरीद के आप अपने आप को ऑनर बता देते हो, वैसे प्रेफरेंस में ऑनर लीगली ऑनर नहीं होते, बट शेयर कैपिटल में उनका हिस्सा आ जाता है, लीगली उनका कोई भी डिसीजन नहीं चलता, डिसीजन हमेशा किसका चलेगा, इक्विटी वालों का, किसका चलेगा, इक्विटी वालों का। ये शेयर कैपिटल में आ जाते हैं माना प्रेफरेंस वाले भी, बट ये ऑनर डिसीजन में कभी नहीं होते, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, बीइंग एप्लीकेशन मनी, तो मैं एक ही बार लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा मैं नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, जनरल एंट्री आपको ये 2 करनी है। अब यहां पर सुनना यार, सारे पैसे आ गए थे क्या, कितने रुपए बाकी हैं, 50 रुपए, पेंडिंग मनी कॉल्ड एंड रिसीव्ड। भैया अब आपने ये नहीं बताया व्हाट इज कॉल्ड व्हाट इज रिसीव्ड, सुन लो पहले जनरल एंट्री कर देता हूं। भैया आपने क्या करा होगा, चलो कॉल्ड बता देता हूं। कॉल्ड का मतलब होता है कि भैया जो आपने बचे हुए पैसे थे ना, वो पीसीसी लिमिटेड ने सबको मेल करा होगा कि भैया ये डेट है, अब तो देखो हमारे पास सबकी मेल आईडी है, तो हमने क्या करा होगा, सबको मेल करा होगा कि भैया आपको ये जो 50 रुपए हैं अगले 5 तारीख को डिपॉजिट करने हैं, 5 नवंबर को आपको ये जितने भी 50 रुपए हैं, जितने भी आपने शेयर्स लिए हैं, ये डिपॉजिट कर देना। तो कंपनी मांगती है, तो कंपनी जब मांग रही है, कॉल्ड कर रही है, कॉल्ड, तो क्या एंट्री करती है, तो ये वाली ध्यान से सुनना, कॉल्ड की एंट्री है ये वाली, क्या एंट्री करेगी, इक्विटी है, अच्छा कुछ भी नहीं है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शायद यहाँ 2.5 करोड़ ही होगा, क्योंकि 50 रुपए वहां थे तो 50 रुपए यहाँ आ गए। भैया 10 करोड़ मांगने थे ना, वो छोड़ो कि 5 करोड़ कहीं भी आ चुका होगा, मैं भी छोटे पे चलता हूँ, तीन
अलॉटमेंट मनी कॉल्ड। कॉल्ड अभी कॉल हुई। अब भैया यहाँ पर एक डाउट आ गया होगा। डाउट क्या है बताओ? ये अलॉटमेंट तो ऊपर हो चुका है भैया। वो अलॉटमेंट का मतलब था इंग्लिश वाला अलॉटमेंट, कि आपने उनको अलॉट कर दिए शेयर्स, आपने उनको अलॉट कर दिए शेयर्स। ये अलॉटमेंट का मतलब पता है क्या है? इस अलॉटमेंट का मतलब ये है कि भैया भैया सुनना ध्यान से। इस अलॉटमेंट का मतलब ये कि जो शेयर्स का पैसा होता है ना, वो चार चीजों से मांगा जाता है। कैसे चार चीजें मतलब? चलो ऊपर आओ। मेरे को कितने रुपए मांगने थे भैया? ये कितने रुपए मांगने थे मुझे? 100 रुपए। कितने मांगने थे मुझे? मान लो मुझे ये 100 रुपए मांगने थे। तो पता है मेरे पास चॉइस होती है, या तो मैं सारा पैसा एक ही संग मंगा लूं, कब? एप्लीकेशन के टाइम पे। या फिर मैं पार्ट्स में भी मंगा सकता हूँ। भैया पार्ट्स में ना मोस्टली आजकल जो कंपनियां होती है ना, बड़ी शातिर होती हैं, एक ही संग मंगा लेती है सारा पैसा। जोमेटो ने भी सारा पैसा एक संग मंगा लिया था। तो मोस्टली कंपनी साथ ही मंगा लेती है। बट आपके सिलेबस में अभी भी थोड़ी पुरानी चीजें हैं कि कंपनी 3-4 बार में पैसा मंगा रही है। तो पता है ऐसा भी होता है कि 50 रुपए, मान लो अब ये 100 रुपए थे ना, आ जाओ जरा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 100 रुपए थे, कंपनी आपको बुक्स में क्या बताया जाएगा क्वेश्चन में, कि 50 रुपए तो किसमें मंगा लिए हमने? एप्लीकेशन में। ये कुछ नहीं है, नाम है बस ये एप्लीकेशन पे। 25 रुपए हमने किसमें मंगा लिए? अलॉटमेंट पे। और अलॉटमेंट के बाद होती है कॉल। फिर हम वो कहेंगे कि 10 रुपए हमने किसमें मंगा लिए? फर्स्ट कॉल पे। अब कितने बच गए हैं? 15। और 15 रुपए हमने मंगा लिए हैं फाइनल कॉल पे। किस पे? फाइनल कॉल पे। भैया ये क्या है, समझाओ ना दोबारा से। मैंने कहा नालायक को ये पता है कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि कंपनी क्या है, अपने आप पे ऊपर इतना, पता है ये कब करती है कंपनी? जब कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर कि मेरा शेयर सब ले लेंगे, तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, पहले क्या मंगाती है? छोटा सा अमाउंट मंगाती है, फिर और मंगाती है, फिर और मंगाती है, और ये फिर और मंगाती है। पर ये नाम ऐसे ही चलेंगे। सबसे पहला जो भी पैसा आएगा वो एप्लीकेशन के नाम पे आएगा, फिर अलॉटमेंट के नाम पे आएगा, फिर फर्स्ट कॉल के नाम पे आएगा। कई बार तो सेकंड कॉल भी होती है, और कई बार फिर फाइनल कॉल भी होती है। बेटा ऐसा पर होता नहीं है आजकल प्रैक्टिकली, बस आपको याद रखना है। तो जैसे कि मान लो यहां पर, ऊपर आओ ऊपर आओ। यहां पर मान लो कि ये शेयर अलॉटमेंट 2.5 रुपए 2.5 करोड़ की नहीं आई होती। मान लो ये तो पता कैसे आई होगी, ये आपने ऐसा लिखा होगा 5 लाख इंटू इंटू 50 ना। तो ये ऐसे लिखा होगा। मान लो अगर इसी एग्जांपल के हिसाब से 5 लाख इंटू 25 करते, तो ये एंट्री बिल्कुल सही होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये अमाउंट चेंज हो जाता। इसकी दूसरी एंट्री पता है क्या करोगे, वो मैं बता रहा हूं। बट आप समझो कि दूसरी एंट्री भी पेंडिंग है। अभी समझो कि फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी। तो मान लो ये फर्स्ट कॉल करा, तो यहां पर आ जाता शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए बेटा? 5 लाख इंटू 10। टू। भैया कुछ चेंज नहीं होता, शेयर कैपिटल दूसरी एंट्री भी सेम होती, पर जहां पर ये अलॉटमेंट लिखूंगा मैं, वहां पर आप क्या लिख दोगे? फर्स्ट कॉल। अब मान लो फाइनल कॉल कर रहे हो, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये ऐसा आपको चलाना है काम को। मींस आपको कुछ नहीं भैया, चार तरीके से मेरे संग आंख बंद करके समझ लो। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, बस खत्म कहानी। कई बार फाइनल कॉल की जगह सेकंड कॉल भी आ जाती है, उससे टेंशन मत लेना। अलॉटमेंट को चेंज करते रहना। भैया इसकी दूसरी एंट्री तो करा दो। तो देखो ये समझाने के लिए कराया मैंने। ये पहली एंट्री थी। आपने पैसा मांगा। अब पैसे रिसीव की क्या एंट्री होगी? मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। सॉरी मैंने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। तो पैसा रिसीव कैसे की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, जो वहां पर आपने डेबिट करा था, यहां पर टू शेयर। अगर फर्स्ट कॉल होती तो शेयर फर्स्ट कॉल, अगर और कुछ होता तो जो भी होता वो कर देते। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। कितना इसमें? वैसे 2.5 करोड़ ही है वैसे मेरे एग्जांपल में, तो 2.5 करोड़ ही लिख रहा हूं मैं। बेटा अगर मैं मान लो यहाँ पर फाइनल कॉल की एंट्री कर रहा होता, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, और यहाँ लिखता बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। भैया एक बात याद रखना, जब कंपनी पैसे मांगती है उसे कहा जाता है कॉल्ड अप। इसे मैं बैलेंस शीट, इसे मैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 में लिखूंगा। जब कंपनी पैसा मांगती है तो दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप। और अगर अगर ये पब्लिक पैसा पे कर देती है तो उसे क्या कहते हैं? पेड अप। क्या कहते हैं इसको? पेड अप। अब एक बात बताओ, ये जो पब्लिक है जिन्होंने 5 लाख शेयर खरीदे, तो उन्होंने कितना पे करा दिया है? तो उन्होंने पे करा है, पता है कितना बोलोगे आप? 100। पूरा नहीं बोलोगे आप 2.5 करोड़ 3 करोड़ नहीं। एप्लीकेशन पे कितना पेड अप है? 50 रुपए। अलॉटमेंट पे कितना पेड अप है? 50 रुपए, यानी कि 100 रुपए। अगर मैं इस वाले केस पे आऊं और मैं आपसे यहां पर पूछूं इस वाले रेंज पे, हाँ, मैं इस वाले रेंज पे पूछूं कि कितना पेड अप है, कॉल्ड अप कितना है, अभी ये बताओ पहले तो। नहीं, नालायक को पूरा टोटल करना होता है, पूरा टोटल करना होता है। 50, 75, 85।
कितना कॉल्ड अप है 85, और आप कहोगे पेड अप भी कितना है 85। भैया ये कम हो सकता है, हाँ कम हो सकता है। मान लो कई ऐसे शेयर होल्डर थे जिन्होंने 50 रुपए दे दिए, 25 रुपए दे दिए, 10 रुपए देने के टाइम पे उनको ऑफर आ गई, उनके पास पैसे नहीं बचे थे, तो हो सकता है वो पैसे ना दे वहां पर। ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, पर धीरे धीरे प्लीज अभी आप क्या करें मेरे संग यहाँ पर ये नोटिंग कर लें। कॉन्सेप्ट नंबर 2, 1 तो आप लोगों ने पूरा नोट करा हुआ है, आप ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 पहले ये हेडिंग डालें, ये उतारने की आपको जरूरत नहीं है, ये बस मैंने समझाया था। आप यहाँ से जर्नल एंट्री पूरी उतार लें एक बार, आपको मजा आएगा। जल्दी से उतारो इसको, कमॉन ये स्क्रीनशॉट लो, उतारो। उतारो, अलॉटमेंट की है दूसरी एंट्री, कॉपी करो ये वाली, पेंडिंग मनी कॉल्ड एंड रिसीव्ड। अच्छा प्लीज ये कहानी को ना याद भी रखना कि ये जो कॉल्ड है रिसीव्ड है, क्योंकि आगे जाकर मैं आज आपको हौच पौच में नहीं डालना चाहता, आगे जाकर मैं ये बताऊंगा कि आपने कॉल तो करा बट किसी ने पे नहीं करा तो क्या जनरल एंट्री होगी। तो ये मत सोचना कि कॉल्ड क्या होता है, थोड़ा सा मतलब लिंक बना के चलना, जैसे लिंक होती है सारी चीजें आपस में, ऐसा नहीं कि सारे नए कॉन्सेप्ट है। कमॉन ये हो गई सारी कॉपी आपकी, दूसरी एंट्री ये वाली है बैंक वाली, ऊपर वाला ये रही पेंडिंग मनी एंड कॉल्ड एंड रिसीव्ड। कमॉन नोट करो, ये वाली भी रिसीव्ड की, डन। चलो अभी काम करते हैं, अपने पास यार टाइम तो थोड़ा कम है और मुझे लगता है थोड़ा हो भी ज्यादा गया, तो मैं बैलेंस शीट तो नहीं सिखाऊंगा, बट मैं ना आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज और बताता हूँ, ठीक है, वो आप सीख लो, बस आपके लिए और मजा आ जाएगा। इसे डाल लो आप, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में डालूं, कॉल्ड अप पेड अप या फिर कैसे। अच्छा एक काम करूं, मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा दूं कुछ, ओके क्वेश्चंस पे आओ। अच्छा पता है कुछ क्वेश्चंस में ना भी ऐसा भी लिखा होगा कि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओ, बेटा वो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। अभी के लिए आपको पता है मैं आज क्या होमवर्क दे रहा हूं, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आपको जो करना चाहिए, करना जो चाहिए आपको, वो क्या करना चाहिए, कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेनी चाहिए। पहले दिन आप कुछ इलस्ट्रेशन देखो, फायदे में रहोगे, एकदम से वहां पर शूट मत करना। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है, ये टेंशन मत लेना। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं, थोड़ा आपको पढ़ने का भी आइडिया हो जाएगा बच्चों, है ना। तो आ जाओ साथ में पढ़ लेते हैं कि क्या चीज है ये। इलस्ट्रेशन 6 क्या लिखा हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। भैया ये पार ये सब तो आपने बताया नहीं, मैं बताऊंगा सारी चीजें। प्लीज मैं एक दिन में कुछ नहीं बता सकता अभी, इसीलिए तो मैंने होमवर्क नहीं दिया। जब एक क्लास और हो जाएगी मेरे पास तो आपके पास अच्छा खासा होमवर्क होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझो, टीएससी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से। मतलब ये तो बहुत फुद्दू कंपनी रही होगी ना आपके हिसाब से, क्योंकि 20,000 इंटू 10 करते हो तो कितना आता है, 2 लाख। अब ये 2 लाख के लिए शेयर मार्केट में चली गई, तो इससे बड़ी बेशरम कंपनी कोई होगी नहीं। बट आपके लिए ना छोटे छोटे यहाँ पर प्रॉब्लम्स बनाए गए, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, यहाँ 2 करोड़ डाल दो तो आपको प्रॉब्लम होगी। इशू प्राइस ऑफ शेयर्स 10 रुपए है। द अमाउंट, अच्छा शेयर्स मतलब समझ गए ना यार कि अब क्या है अब आपके लिए, ठीक है। द अमाउंट पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन इज 10 रुपए। ये कौन सा एग्जाम्पल है जो मैं बता रहा था कि आजकल कंपनी एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा मंगा लेती है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब आपने 20,000 इशू करे थे, 20,000 लोगों ने खरीद लिए। कई बार क्या होता है कि आपने 20,000 इशू करे, 3 सिचुएशन होती है, बताऊं तीनों सिचुएशन, 20,000 में 3 सिचुएशन हो सकती है। या तो कंपनी कितने खरीदे हैं लोगों ने, 10,000, या तो कितने खरीदे हैं 20,000, या मैं कहता हूं 30,000। अब ये इसको फिक्स मत कर लेना कि 10 20 30 ही होता है, यहां मैं कहना चाहता हूं अंडर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं इसको, अंडर सब्सक्राइब। यहां क्या कहते हैं इसको, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। इसको क्या कहेंगे, ओवर सब्सक्राइब। भैया इन तीनों में तो बवाल है, आगे जाकर टेंशन मत लेना, हम वो चीजें भी करेंगे, बट अभी आप समझो तो ये नॉर्मल है। आपको बोला हुआ है कि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनाना, अभी आप कुछ नहीं सीखोगे, अभी बस आप ये 2 एंट्री देखोगे, सिर्फ देखना है। यहाँ बोला हुआ है डेट ऑफ रिसीव, यहाँ बोला है डेट ऑफ अलॉटमेंट। भैया ये कौन सा वाला अलॉटमेंट है, कॉल वाला अलॉटमेंट है या फिर ये एप्लीकेशन को आप अलॉट कर रहे हो, एप्लीकेशन को अलॉट कर रहे हो। अलॉटमेंट वाला अलॉटमेंट अलग होता है। अलॉटमेंट देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इसको कॉल कहा जाता है, ये सारी कॉल है। बट ये आपका क्या है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब कि आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो किसी को। तो आपने कैसे करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मैं आपको ना एक और बात बता देता हूं, जब सारा का सारा पैसा किस पे आ जाए, एप्लीकेशन पे आ जाए, तो वहां पर आप सिर्फ ये नहीं लिखते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये देखो जैसे लिखा हुआ है ना इक्विटी शेयर, तो यहां पर आपको पता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो आप सीख के आए हो, आपको क्या लिखना पड़ता है, अलॉटमेंट भी लिखना पड़ता है। भैया प्लीज इस बात को रिपीट कर दो और लिखवा भी देना। बच्चों जब सारा पैसा लमसम पैसा एक ही बार कॉल पे आ जाता है,
तो आपको सिर्फ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नहीं लिखना, आपको लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मींस वहां पर ये दो अकाउंट साथ चलेंगे। भैया कुछ भी टेक्निकल नहीं है, प्रेजेंटेशन है, कंपनीज एक्ट में अपनी प्रेजेंटेशन बोली हुई है, तो यहाँ पर दोनों साथ आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना आ गया, 2 लाख, 2 लाख, खत्म कहानी। है ना ये वाली बात पूरी की पूरी। भैया ऐसे ही मैं आपको एक आध क्वेश्चन और चेक कराता हूँ। अभी शायद प्रीमियम पार पे ना आ जाए क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अब प्रीमियम और पार पे आ गए। मीन्स अभी ना आप एक इलिस्ट्रेशन 6 ही देख के आना। मैं आपको ये वाला पॉइंट तो लिखवा ही देता हूँ साथ साथ, ये आप मेरे साथ ही लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके ताकि आपको याद रहे। एग्जाम में ऐसी चीजें पूछ लेता है एग्जामिनर पेन एवर। ऑल अमाउंट ऑफ शेयर, ऑल मत लिखो, इंटायर लिखो। entire amount of share received on application in journal entry we will show share application and allotment account instead of शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सिर्फ एप्लीकेशन अकाउंट शो नहीं करेंगे हम लोग। कम ऑन, इसको अच्छे से नोट कर लो। कम ऑन, इसको नोट करो। इसके नीचे 2 नोट और लिखना, अगर ये हो गया आपका। अमाउंट कॉल्ड amount called up by company amount paid by शेयर होल्डर। याद रखने के लिए एक हिंट में लिखवा रहा हूं, कंपनी ने मांगा कितना। मतलब आप ये साइड में कहीं लिख के रखो ताकि एक थ्योरेटिकल नोट याद रहे कि हाँ यार ये इतना ही है, बस मतलब समझ में आ जाए एक ही बार में। शेयर होल्डर ने पे कितना किया। ये अलग-अलग हो सकता है, मैंने आपको बताऊंगा आगे जाके कि भैया ये अलग-अलग कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट अभी कहीं भी दिख जाए, आपके पास कोई होमवर्क नहीं, आपको प्लीज ये पूरी क्लास आज की रिवाइज करनी है। धीरे-धीरे आप क्वेश्चंस करोगे, अगली क्लास में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो टेंशन मत लेना। बेस बनाने में टाइम लगेगा, आगे टेक्निकल पॉइंट्स में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट्स में तो बस दिमाग लगाना, समझना है, खत्म कहानी। 2-3 एग्जांपल्स करने, खत्म कहानी हो जाएगी। तो इसको पूरा आज आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये पूरे एग्जांपल्स को लेकर पूरे को रिवाइज करना, क्योंकि ये धीरे-धीरे आपके ना बेस बहुत अच्छे बनाते चले जाएंगे, ठीक है। और याद भी रहना जरूरी है, क्योंकि ये प्रोसेस है। मैं कहां से कहां लिंक कर दूंगा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज का सेशन में एंड करता हूं। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय बच्चों, कर लो पैक।